स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। प्रीति कड़वाहट से मुस्कुराए। प्रीति आकाश की रुखेपन को पहले ही अनुभव कर चुकी थी और यहाँ आने से पहले ही उसने उसके इनकार के लिए खुद को तैयार कर लिया था। वह आकाश को समझती थी, वह दूसरों जैसा नहीं था, उसकी डिक्शनरी में दयालुता जैसा कोई शब्द नहीं था, यहाँ तक कि खुशी के लिए दूसरों की मदद की अवधारणा भी नहीं थी। वह मुआवजा मांगता है जो उसके चरित्र के अनुरूप ही है। वह कभी खुद को नुकसान नहीं होने देता था। प्रीति ने एक शब्द भी नहीं कहा, अपना हाथ छुड़ाया, खड़ी हुई और चली गई। जब वह अपनी गाड़ी में बैठी तब उसे एहसास हुआ कि उसने अब भी आकाश की सूट जैकेट पहनी हुई है। उसने उसे उतारा और पिछली सीट पर फेंक दिया। प्रमोद नीचे इंतजार कर रहा था। प्रीति को बाहर आते देख वह जल्दी से अपनी गाड़ी से निकला और उसकी गाड़ी के खिड़की पर दस्तक दी। क्या हुआ? क्या आकाश गौरव को बचाने के लिए मान गया? प्रीति ने उसे खाली निगाहों से देखा और यांत्रिक ढंग से जवाब दिया, वह मान गया। प्रमोद बहुत खुश हुआ। सच में? बहुत बढ़िया। आकाश सच में अच्छा आदमी है, पुराने झगड़ों के बावजूद तुम्हारी मदद करने को तैयार हो गया। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके सामने दबकर रहना चाहिए, उससे दोबारा कभी गुस्सा मत करना, समझा? मैं समझ गई। वह तुम्हारे भाई को कब बचाएगा? कल वह सक्षम होगा। प्रमोद ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, इससे मुझे शांति मिली। भगवान का शुक्र है, मेरे बेटे को आखिरकार अब मौका मिला। अपने आंसू पोंछते हुए वह अपनी गाड़ी में वापस चला गया। उसने प्रीति की तरफ एक और नजर नहीं डाली और न ही पूछा कि उसने आकाश को मदद के लिए कैसे मनाया। वह चला गया। प्रीति को भी उस समय प्रमोद की परवाह नहीं थी। वह गाड़ी चलाकर घर पहुंची, देखा कि उसकी दादी उसका इंतजार कर रही थी। उसने उन्हें गले लगाया, थोड़ी देर बात की, फिर उन्हें बताया कि आकाश गौरव को बचाने के लिए तैयार है। दादी ने राहत की सांस ली और उसे एक कटोरी चिकन सूप ला कर दिया। उसे पीते हुए देखकर वह अपने बेडरूम में लौट गईं। आधी रात 12 बजे। बाहर तूफान लगातार जारी था, लेकिन उसकी दादी सो चुकी थी। प्रीति उठी, अपने पायजामे बदले और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद वह आकाश के विला में दाखिल हुई। इतने भयंकर मौसम में भी उसके विला के बाहर अंगरक्षक खड़े थे, लेकिन उसके सभी लोग उसे पहचानते थे, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। विला में अंधेरा था, कोई बत्ती नहीं जल रही थी। प्रीति ने सोचा कि आकाश सो गया होगा। जब वह लिविंग रूम में खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, तो उसके सिर पर तौलिया गिरा। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। प्रीति अजीब तरह से घबरा गई। तुम सोए नहीं? क्या तुम ये पता नहीं लगा चुकी हो कि मुझे सोने में परेशानी होती है? मैं कैसे सो सकता हूँ? जैसे ही आकाश ने बात की, उसने तौलिए से उसके बाल सुखाए। प्रीति को पता नहीं था कि वह इतना ध्यान रखने वाला और सौम्य कब हो गया। बारिश से उसके बाल बमुश्किल गीले हुए थे, लेकिन उसने उन्हें सुखाने पर जोर दिया। उसने अपने होंठ काटते हुए उससे पूछा, क्या तुम सच में मेरे भाई को बचाओगे? हाँ। क्या होगा अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम मुझे जैसे चाहो सजा दे सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकती। किसने कहा? क्या तुमने पिछली बार मुझे थप्पड़ नहीं मारा था? क्या मैंने पलटकर वार किया? सच में उसने पलटकर वार नहीं किया था। अपनी क्षमता के बावजूद वह थप्पड़ से बच सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो फिर इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, उसके सामने वाले आदमी ने झुककर उसे चूम लिया, उसकी बातों को काटते हुए। उसका चुंबन बिना किसी चेतावनी के आया, जिससे प्रीति हैरान रह गई। फिर उसकी अति प्रबल उपस्थिति ने उसे घेर लिया। उसने उसे बेताबी से चूमा, जिससे प्रीति को संभालना मुश्किल हो गया। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सकी। आकाश ने उसकी कठोरता महसूस की, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जिस पल वह अंदर आई थी, वह खुद को दबा रहा था, तब तक दबा रहा जब तक उसके दिल में दर्द न होने लगा। उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा, उसे दीवार से सटा दिया और उसे बारीकी से और गहराई से चूमा। उसने उसकी सारी हवा चूस ली और उसकी तेज सांसें सुनकर वह भावनाएं जिन्हें वह दबा रहा था भड़कने लगीं। उसने उसकी बाधा बन रही पोशाक को फाड़ दिया। प्रीति धीमी आवाज में चिल्लाए, आकाश। आकाश को उसकी आवाज पसंद आई, और जब उसने इस तरह से उसका नाम पुकारा, तो इससे उसकी एड्रेनालाइन उत्तेजित हुई और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उसके कूल्हों को उठाया और उसे चूमते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले गया। प्रीति उसके चुंबन से पहले ही हाँफ रही थी, उसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आया कि आकाश, जिसने उसे तलाक दे दिया था, शादीशुदा होने की तुलना में और भी अधिक बेताब और उत्सुक क्यों था। वह एक ऐसे आदमी की तरह था जो रेगिस्तान में लंबे समय तक चलने से प्यासा हो गया हो, अचानक उसे पानी मिल गया हो, और वह ऐसे लापरवाही से पी रहा हो जैसे उसका जीवन इस पर निर्भर हो। लेकिन जब उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, तो वह अचानक रुक गया। धुंधले भ्रम में प्रीति ने उसे देखा और सुना कि वह उससे फुसफुसा रहा है, क्या तुम शारीरिक रूप से ठीक हो? क्या तुम ठीक हो गई हो? उसे समझने में थोड़ी देर लगी कि वह क्या पूछ रहा है। मैं 1 महीने से अधिक समय से आराम कर रही हूँ, अब मैं ठीक हूँ। सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? सच में? उसके अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बची थी जो उसके स्वास्थ्य की चिंता कर रही थी। उस विचार ने उसे थोड़ा आराम दिया। उसका चुंबन फिर से उस पर पड़ा, जिससे झुलसाने वाली गर्मी और उसकी अद्वितीय सुगंध आई, जिसने प्रीति को पूरी तरह से घेर लिया।
खिड़की के बाहर तूफान अभी भी उग्र था। बारिश कांच को जोर से धो रही थी, दूर से गरज की आवाज आ रही थी, कान फाड़ देने वाली। हालांकि प्रीति कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से आकाश में व्यस्त थीं। वह चाहता था कि उनकी उंगलियां आपस में गुंथी रहें, जैसे कि वह एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता हो। प्रीति को लगा कि वह पहले से थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन वह ये पता नहीं लगा पाई कि वास्तव में क्या अलग था, क्योंकि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये बरसात की रात असाधारण रूप से छोटी लगी। जब प्रीति उठी तो आसमान में रोशनी होनी शुरू हो गई थी और उसे लगा जैसे वह सिर्फ एक पल के लिए सोई हो। समय कहाँ गया, वह कहाँ गायब हो गया। उसने अपने बगल के आदमी को देखा जो अच्छी तरह से सो रहा था, और खुद को सोचने से नहीं रोक पाए। क्या उसे नींद की समस्या नहीं थी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कोई समस्या है, लेकिन वह उसे गलत तरीके से निदान नहीं कर सकती थी। उसे इस बात पर विश्वास था। उसने कमरे के चारों ओर देखा और कुछ भी नहीं बदला था। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। केवल एक अंतर था, बिस्तर के किनारे एक नींद की गोलियों की बोतल रखी थी। उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे खोला और अंदर की गोलियों को देखा, और वे सच में नींद की गोलियां थीं। आकाश को क्या हुआ? उसने नींद की गोलियां लेना क्यों शुरू कर दिया? वह पहले इतनी अच्छी तरह से सोता था, उसकी नींद की गुणवत्ता उत्कृष्ट थी, क्योंकि उसका स्वभाव ठंडा था और उसमें लगभग कोई सपने नहीं थे। उसे आमतौर पर पूरे दिन ऊर्जावान रहने के लिए केवल 4 या 5 घंटे की नींद की जरूरत होती थी। एक हाथ आगे बढ़ा और दवा उससे दूर ले गया। प्रीति ने उसकी नींद की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या हुआ। आखिर पिछली रात सिर्फ एक सौदा थी। उसे अब उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वह उठना चाहती थी, लेकिन आकाश ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे वापस अपनी बाहों में खींच लिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। उसे अपनी दादी के जागने से पहले जल्दी वापस जाना था। जैसे ही प्रीति ने ये कहा, उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। उसने भौहें चढ़ाई और खुद को कहने से नहीं रोक पाई, मुझे जाने दो, 5 बज चुके हैं। आकाश ने न केवल जाने नहीं दिया, बल्कि उसे अपने ऊपर खींच लिया। अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, थोड़ी देर और सो जाओ। उसकी आवाज, जो बस जागने से भारी हो गई थी, उसमें दिन की ठंडी उदासीनता नहीं थी, बल्कि एक सेक्सी संकेत था। उसने अपने ऊपर लेटी हुई महिला को देखा, उसकी उंगलियां धीरे से उसके गाल को सहला रही थीं, और फिर उसके कान के पीछे बालों की एक लट को दबा दिया। प्रीति उसके व्यवहार को सहन नहीं कर सकी। उसकी नज़र इतनी गहरी थी, उसके कार्य इतने कोमल थे, इससे उसे यह सोचने में भ्रम हो सकता था कि वह उसे पसंद करता है। जब वे शादीशुदा थे तब वह उसके साथ कभी इतना कोमल नहीं था। अब जब उनका तलाक हो चुका है, वह कितना भी कोमल क्यों न हो, वह उस पर विश्वास नहीं करेगी। उनकी त्वचा छू रही थी, वह उसकी मजबूत मांसपेशियों को महसूस कर सकती थी। उनकी शादी की रात, जब उसने उसके एब्स को छुआ था, तो उसे लगा था कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला है। अब उसे फिर से छूकर उसे एक ठंडे दिल के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके ऊपर लेटी हुई, उसने एक बार फिर पुष्टि की, तुम आज मेरे भाई को बचाने जा रहे हो, है ना? तो क्या तुम आज रात फिर आ सकती हो? वह चाहता है कि वह फिर से आए। प्रीति थोड़ी परेशान हो गई। आकाश, हमने चुंबन किया और एक साथ सोए, क्या तुम अब शर्तें जोड़ रहे हो? क्या तुम इंसान भी हो? उसे गुस्सा देखकर आकाश ने फैसला किया कि उसने सच में अपनी कब्र खोद ली है। वह शुरू में उसकी पत्नी, उसकी औरत थी, जहां उसे छूना और उसके साथ सोना सबसे सामान्य बातें थीं। लेकिन उनके तलाक के बाद उसके साथ सिर्फ एक रात के लिए उसे आभारी होना पड़ा। एक और रात जोड़ो और वह आग बबूला हो जाएगी। अगर उसे अपने भाई को बचाने के लिए उसकी जरूरत न होती, तो वह निश्चित रूप से उसे थप्पड़ मारती। पिछली बार उसने कुछ नहीं किया था, बस उसे कृत्रिम श्वसन दिया था। उसने जागते ही उसे थप्पड़ मार दिया था, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि उसकी कलाई टूटी हुई थी। मैं कोई संत नहीं हूँ, क्या तुम यह नहीं जानती? मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ और मुझे मदद भी करनी होगी। क्या तुम बहुत भोली नहीं हो? प्रीति का चेहरा गुस्से से तुरंत लाल हो गया। तुमने क्या कहा? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम धोखा देने में बहुत आसान हो, मैं खुद को रोक नहीं सका। आकाश, इस तरह से मेरा नाम चिल्लाना बंद करो, मुझे लग सकता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। प्रीति का चेहरा लाल से सफेद हो गया। उसने गुस्से में आकाश के हाथ को हटा दिया जो उसकी कमर पर टिका था, क्रूरता से उस पर पैर रखा और फिर बिस्तर से कूद गई। आकाश ने दर्दनाक करहाट निकाली, अपने शरीर के एक निश्चित हिस्से को पकड़ लिया, उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। वह पागल थी, क्या वह उसे नपुंसक बनाने की कोशिश कर रही थी? थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरा, कष्ट सहते हुए प्रीति को ढूंढने गया। हालांकि वह पहले से ही परिचित तरीके से अलमारी खोल चुकी थी, उसके कपड़े ले रही थी और उन्हें खुद पर फिट करने लगी थी। उसका पोशाक पिछली रात उसके द्वारा फाड़ दिया गया था। प्रीति, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? प्रीति ने उसे नजरअंदाज किया, जल्दी से एक पैंट पहनी और उसकी शर्ट को यादृच्छिक ढंग से बटन लगाना शुरू कर दिया। मेरे कपड़े महंगे हैं, तुमने पहले ही उन्हें अपने पैर के नीचे कुचल दिया है, क्या तुम उनके लिए भुगतान कर सकती हो? प्रीति ने उसे नजरअंदाज करना जारी रखा और यहां तक कि उसके पैंट पर 2 बार और पैर रखा। दर्द को सहते हुए आकाश उसके पास आया, उसका अव्यवस्थित बाल ठीक करने का इरादा था, लेकिन उसने कठोरता से उसे टाल दिया। फिर उसकी शर्ट और पतलून पहने हुए वह पीछे मुड़े बिना बाहर चली गई। आकाश खिड़की के पास खड़ा रहा और उसे देखता रहा जैसे वह चली गई, उसके पतलून पर कदम रखते हुए।
तेज बारिश पहले ही रुक चुकी थी, लेकिन जमीन अभी भी गीली थी। उसके पतलून उस कीचड़ और पानी से गंदे हो रहे थे जिस पर वह चल रही थी। अब यह एक गंदा दलदल था। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठी और तेज गति से चली गई, अभी भी गुस्से से भरी हुई। वह धीरे से हंसा। उसका गुस्सा सच में उसे मनोरंजक लगा। उसके कपड़े पहनना उसे एक अजीब संतुष्टि दे रहा था। वह पहले उसके बारे में हर चीज को अत्यधिक सावधानी से संभालती थी। वह उसे किसी भी सिकुड़े हुए कपड़ों में बाहर नहीं जाने देती थी, हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि उसके कपड़े पूरी तरह से इस्त्री हों, उन्हें बिगाड़ने की तो बात ही दूर। अब ये पहले से भी अधिक सुखद लगा। वह अपने बेडरूम में लौटा, अपना मोबाइल फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर बजने के बाद दूसरी तरफ किसी ने आखिरकार जवाब दिया, राष्ट्रपति आकाश, आजकल के युवा इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। 5 बजे? गौरव को जाने दो, फिर तुम वापस सो सकते हो। राष्ट्रपति आकाश, तुम बहुत दखल दे रहे हो। मैं एक उत्तराधिकारी चुनने के लिए देश वापस आया हूँ। कुछ दिनों में मैं उसे देश से बाहर ले जाऊंगा। क्या तुम्हें मुझसे बदले का डर नहीं है? मेरे पास यहाँ बहुत सारे हथियारे हैं। यमराज के राजा का शीर्षक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। अगर तुम उसे रिहा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें असली यमराज से मिलने भेज दूंगा। राष्ट्रपति आकाश की जुबान बहुत बड़ी है। तुम नहीं सोचते कि तुम मुझे 2 बार ढूंढ सकते हो, है ना? तुम्हारी भतीजी मेरे हाथ में है। फोन खामोश हो गया। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, गौरी मेरे हाथ में है। यमराज तुरंत बैठ गया। राष्ट्रपति आकाश, दया करो। तुम्हारे भाई के मरने के बाद तुमने अपनी भतीजी को पाला, है ना गौरव? एक उत्तराधिकारी और अपनी भतीजी के बीच चुनाव करो। राष्ट्रपति आकाश, तुम 6 बजे से पहले मैं गौरव को घर पर देखना चाहता हूँ। नहीं, ये मैं। तुम ही अकेले नहीं हो जिसके पास हथियारे हैं। मेरे निशानेबाज ने स्थान ले लिया है। अगर गौरव 6 बजे से पहले घर नहीं पहुंचा तो गौरी असली यमराज से मिलने जाएगी। तुम भी जाओगे। तुम अपने भाई के साथ यमराज के हॉल में पुनर्मिलन कर सकते हो। आकाश ने बात खत्म करने के बाद फोन काट दिया। फिर वह बाथरूम में स्नान करने चला गया। धोकर आने के बाद वह अपने लिए नाश्ता तैयार करने के लिए नीचे गया, तभी उसने फटी हुई लाल पोशाक देखी जिसे उसने फर्श पर फेंक दिया था। एक विचार उसके मन में आया, इसलिए वह उसे उठाने के लिए झुका और एक सूंघा। पोशाक में अभी भी प्रीति की खुशबू थी, एक हल्की और आरामदायक गंध ठीक उसी की तरह, बहुत सुखद। वह खुद को इसे थोड़ी देर और सूंघने से नहीं रोक सका। उसका अंगरक्षक काम की रिपोर्ट करने के लिए अंदर आया। इस दृश्य को देखकर वह अपनी आंखों के कोने में झटका महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। मालिक एक विकृत की तरह व्यवहार कर रहा था। खुशकिस्मती से अंगरक्षक ने अपने समय में बहुत कुछ देखा था। हालांकि उसने सोचा कि मालिक अजीब है, उसने एक सम्मानजनक आचरण बनाए रखा। राष्ट्रपति आकाश, गौरव घर पहुंच गया है। क्या हमें गौरी पर नजर रख रहे निशानेबाज को हटा देना चाहिए? आकाश ने सिर हिलाया। गौरव सच में तेजी से काम करता है। हाँ, हटा दो। क्या हम गौरव पर नजर रखना जारी रखें? कोई आवश्यकता नहीं। समझ गया। जब प्रीति घर पहुंची तो 5:30 बज चुके थे। उसकी दादी अभी भी सो रही थी, जिससे उसे आराम मिला। उसने आकाश के कपड़े उतारे और उन्हें अपनी अलमारी में छिपा दिया। इसके बाद उसने एक मरहम निकाला और अपने शरीर पर निशान वाली जगहों पर लगाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आंसू गिरने लगे। उसने पिछली रात उसे इतनी देर तक सताया था और उसने वह सब सहन किया, यहाँ तक कि उसके साथ सहयोग भी किया। आज उसमें ये कहने की धृष्टता थी कि उसने उसे धोखा दिया था। कितना घटिया आदमी। उसने किस आधार पर सोचा था कि वह मदद करेगा? उसे बेवकूफ होना चाहिए। गौरव के बारे में क्या करें? वीडियो में जिस तरह से वह दिख रहा था, वह कब तक टिकेगा? जितना अधिक प्रीति ने इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही परेशान हो गई। उसके आंसू नहीं रुके और वह फूट फूट कर रो रही थी। उसने आवेग में आकाश की शर्ट पकड़ी और उससे अपना चेहरा पोंछा। उसे आश्चर्य हुआ, उसकी शर्ट का रेशम उसकी त्वचा के खिलाफ नर्म और ठंडा था और उसका चेहरा पोंछने के लिए महान साबित हुआ। उसके रोने के बीच उसका मोबाइल फोन बीप हुआ। जब उसने इसे जांचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये गौरव का एक संदेश था। उसने कहा कि वह घर पर है। उसने तुरंत उसका नंबर डायल किया। गौरव, क्या तुम सच में घर पर हो? हाँ। गौरव की आवाज़ धीमी थी। घर पहुंचने की खुशी का कोई संकेत नहीं था। हालांकि फोन के माध्यम से वह प्रमोद और नेहा के दिल तोड़ने वाले सिसकियां और सांत्वना की आवाज़ें सुन सकती थी। काफी स्पष्ट रूप से वह वास्तव में घर पर था। हालांकि प्रीति अभी भी अशांत थी। उसने फोन काट दिया, जल्दी से कुछ कपड़े पहने, अपना मेडिकल बॉक्स पकड़ा और दरवाजे से बाहर भाग गई। जब वह प्रमोद के परिवार के विला में पहुंची तो उसने प्रमोद और नेहा को अभी भी गौरव को पकड़े हुए रोते हुए देखा। नैना भी वहां थी, इतनी तीव्रता से रो रही थी कि उसने उसकी असली बहन को भी पीछे छोड़ दिया। केवल प्रश्न में व्यक्ति गौरव में रोने का कोई इरादा नहीं था और उसके परिवार के अंतहीन रोने के कारण वह थोड़ा परेशान भी लग रहा था। प्रीति, उसे देखते ही गौरव ने ठंडे और अलग तरीके से बात की, क्या तुम आकाश से मिलने गई थी? प्रीति ने मेडिकल बॉक्स को मेज पर रखा, गौरव की आस्तीन उठाई ताकि उसके घावों की जांच कर सके। हाँ। गौरव ने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया। क्या तुम बीमार हो? तुम उसके पास क्यों गई? क्या तुम भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम भूल गई कि उसकी मां ने तुम्हें जबरदस्ती गर्भपात करवाया था? प्रीति को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जोर से फटकार लगाएगा।
लाल आंखों के साथ उसने समझाया, मैं तुम तक पहुंच नहीं पा रही थी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं। आकाश के अलावा मैं और किसकी मदद ले सकती थी। अपनी हालत देखो, अगर मैं उसे ढूंढने नहीं जाती तो क्या मुझे तुम्हें मरते हुए देखना चाहिए था। गौरव ने गुस्से में पलटवार किया, मैं मरने नहीं जा रहा हूं। मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी समस्याओं को भी संभाल नहीं सकती। तुम मेरी चिंता करने की हिम्मत कैसे करती हो। बस अपनी चिंता करो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब मैं तंग हो रहा था तुम मेरे साथ थी, इसीलिए मैं अब तुम्हारी परवाह करता हूँ। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, उसने अपने दिल के दर्द और गुस्से को दबाया। मुझे अपना हाथ दो। मुझे तुम्हारी नाड़ी लेनी है, जैसे मुझे तुम्हारी नाड़ी जांचने की जरूरत है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम जा सकती हो, वापस आकाश के पास जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। घाव भर जाने के बाद दर्द को आसानी से भूल जाना, तुम बस बुद्धिहीन हो। प्रीति उसके द्वारा लगभग गुस्से से मर गई थी। उसका सारा दर्दनाक प्रयास किसके लिए। वह पहले उसे कठोरता से फटकारता था और अब वह और भी कठोर था। उसने गुस्से में उस पर दवा की बोतल फेंकी, मेडिकल बॉक्स उठाया और गुस्से से बाहर चली गई। जैसे ही वह निकली, लिविंग रूम में पूरी तरह से चुप्पी छा गई। गौरव घावों से भरा था, लेकिन किसी ने उसे कमजोर नहीं देखा। सिर्फ कुछ दिनों के अंतराल में उसका व्यवहार नाटकीय रूप से बदल गया था कि प्रमोद को भी उसके उग्र चेहरे को देखकर डर महसूस हुआ। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, डर था कि वे उसे नाराज कर देंगे। गौरव झुका और दवा की बोतल उठाई जो उसे छूने के बाद फर्श पर गिर गई थी। उसने उसे कसकर अपने हाथ में पकड़ा और ठंडे ढंग से पूछा, उसे आकाश को ढूंढने के लिए किसने कहा। बोलो। प्रमोद का चेहरा चिल्लाने से झटका महसूस किया और तुरंत नैना को बलि का बकरा बनाया। ये नैना थी। वह अब आकाश की प्रेमिका है। उसने कहा कि जब तक प्रीति आकाश से मदद मांगेगी वह तुम्हें बचा पाएगा। गौरव की बर्फीली नजर नैना पर पड़ी। तुम आकाश की तरफ से प्रीति को संदेश दे रही हो। नैना को लगा कि गौरव की आंखें भेड़िए जैसी हैं, एक भयंकर और आक्रामक आभा बिखेर रही हैं जो पहले कभी नहीं थी। वह डर से पीछे हट गई। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। गौरव ने आगे कदम बढ़ाया, उसके कपड़े पकड़े और वह थोड़ी लड़खड़ाई। तो अब तुम आकाश की प्रेमिका हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। आकाश एक राक्षस है। उसकी प्रेमिका बनने की हिम्मत। नहीं नहीं, मैं सच में उसकी प्रेमिका नहीं हूं। तुम सोचती हो कि प्रीति उसके साथ शादी करके पर्याप्त सताई नहीं गई और अब तुम भी मौत के साथ सौदा करने की जल्दी में हो। नहीं नहीं, आकाश में ऐसा क्या खास है कि तुम सब बेताबी से उससे चिपके हुए हो। तुम जाकर खुद को उस पर फेंक सकती हो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुमने प्रीति को इसमें घसीटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं गलत हूं, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। गौरव ने छोड़ दिया, तुम्हें आकाश की तरफ से प्रीति को संदेश देने की अनुमति नहीं है। नैना जमीन पर गिर गई और बार बार कहा, ठीक है, मैं अब संदेश नहीं दूंगी। गौरव ने उसे नजरअंदाज किया और अपने माता पिता को भी अनदेखा कर दिया। वह दवा की बोतल को पकड़कर ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसने स्नान किया, दवा लगाई और सोने चला गया। 9 बजे उसके द्वारा सेट किया गया अलार्म क्लॉक बजा। वह उठा, अपना चेहरा धोया, अपना बैकपैक पहना और बाहर चला गया। प्रमोद पूरे समय बाहर रुका हुआ था। ये देखकर कि उसका बेटा सिर्फ 2 घंटे सोया और फिर से बाहर जा रहा है, उसने जल्दी से उसे रोका, बेटा तुम फिर कहाँ जा रहे हो। बस बाहर जा रहा हूँ। बेशक, वह देख सकता है कि वह बस बाहर जा रहा है। तुम चोटों से भरे हो, तुम्हें कम से कम जांच के लिए अस्पताल जाना चाहिए। मैं तुम्हें वहां ड्राइव कर दूंगा, कैसा रहेगा। जरूरत नहीं। तो तुम कहाँ जा रहे हो। तुम उस संदिग्ध एजेंसी में वापस तो नहीं जा रहे हो, है ना। नहीं, तो तुम कहाँ जा रहे हो। बेटा मेरी बात सुनो, घर जाओ और कुछ देर सो लो, उस संदिग्ध एजेंसी के बारे में भूल जाओ, ठीक है। मुझे 5 मिलियन दो। प्रमोद हक्का बक्का रह गया, तुमने क्या कहा। मुझे 5 मिलियन दो, जल्दी। तुम्हें इतने अधिक पैसे की जरूरत क्यों है। क्या उस एजेंसी के लोगों ने तुम्हें पैसे के लिए धमकी दी। 5 मिलियन मुझे दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बेटा अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो हम पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, मुझे पैसे की जरूरत है, तुम दे रहे हो या नहीं। मेरे पास वास्तव में इतना पैसा नहीं है। तुम्हारे पास है, मुझे पता है। गौरव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मुझे पैसे दो। प्रमोद की आंखें खून से लाल थीं, क्या तुमने ये सब बातें उन लोगों से सीखी। गौरव तुम पहले ऐसे नहीं थे। गौरव ने उसे बहुत परेशान और थकाने वाला पाया और उसे दीवार से धकेल दिया। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। अपने मोबाइल फोन पर बैंक खाते का बैलेंस जांचने के बाद उसने पासवर्ड बदल दिया, कार्ड अपनी जेब में रखा और जाने के लिए मुड़ा। प्रमोद ने पीछे से चिल्लाया, वह हमारे परिवार का आखिरी पैसा है, उसे संभाल कर खर्च करना। प्रीति दरवाजे पर खड़ी उस ठंडे से दिख रहे आदमी को देखती हुई पूछती है, आकाश तुम्हें मुझे धोखा देकर मजा आ रहा है। आकाश सिर हिलाता है, हाँ सच में काफी मजा आ रहा है। हालांकि अब जब भी वह उसे देखता है तो उसे एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। आज सुबह तुमने मुझे लगभग कुचल ही दिया था। बदले में मैंने सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा चिढ़ाया और तुम मेरी जान लेना चाहती हो। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मुझे गौरव की परवाह है, फिर भी तुमने मुझे चिढ़ाया। क्या ये तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। तुम्हें अब मेरा धन्यवाद करना चाहिए और मुझसे माफी मांगनी चाहिए, न कि मुझ पर चिल्लाना।
प्रीति आज सुबह बहुत गुस्से में थी और उसने उसे काफी जोर से कुचल दिया था। उसे यकीन नहीं था कि उसने कोई नुकसान पहुंचाया है, इसलिए सभी संभावनाओं पर विचार करने के बाद वह उसे ढूंढने शक्ति को पाई थी। आखिरकार उसने अपना वादा निभाया और गौरव को उस जहन्नुम से बचाने में कामयाब रहा। वह उस एहसान के लिए आभारी थी। यमराज किसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देते। उसे नहीं पता था कि आकाश ने क्या कीमत चुकाई होगी। प्रीति ने दांत पीसे और फुसफुसाई, मुझे माफ कर दो, बस इतना ही। मुझे पता नहीं था कि तुमने मेरे भाई को बचा लिया है, इसलिए मैंने तुम पर पैर रखा। कृपया भविष्य में चीजों को स्पष्ट कर दिया करो, अनावश्यक रूप से मजाक करना बंद करो ताकि मैं तुम्हें गलती से घायल न कर दूं। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे फिर से अफसोस है, मैं माफी मांगती हूँ। माफी से क्या होगा? तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? इधर आओ और थोड़ी मालिश कर दो। प्रीति की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, फिर उसका चेहरा लाल हो गया। बेशर्म, इधर आओ, मैं तुम्हारी मालिश नहीं कर रही हूँ। तो मेरा दर्द सहना व्यर्थ गया। मैं पहले ही माफी मांग चुकी हूँ। अगर माफी उपयोगी होती तो एफबीआई भंग हो गई होती। तुम्हारी ऊर्जा के स्तर को देखते हुए तुम अभी भी काम करने में सक्षम हो। ऐसा लगता है कि कुछ भी गंभीर नहीं है। मैं व्हीलचेयर पर आया था। प्रीति को संदेह हुआ, व्हीलचेयर पर आए थे? क्या तुम फिर से झूठ बोल रहे हो? क्या मेरे कुचलने से तुम्हें सच में इतना चोट लगी कि तुम अपंग हो गए? आकाश का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। क्या तुम यही उम्मीद कर रही हो कि मैं ठीक न हूं? मैं अपंग कैसे हो गया आखिर? तुमने खुद ही कहा, व्हीलचेयर पर। अगर अपंग नहीं तो और क्या? मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे कितनी जोर से कुचला था? जिस वजह से उसने यहां आने की हिम्मत की वह यही थी। अगर वह माफी नहीं मांगती तो उसकी तुच्छता निश्चित रूप से भविष्य में उससे बदला लेने के लिए प्रेरित करेगी। प्रमोद की जड़ी बूटियां अभी तक नहीं बिकी हैं और उसका क्लिनिक खुलने वाला है। अगर आकाश बदला लेता है तो वह अपने करियर को अलविदा कह सकती है। मुझे माफ कर दो, उसने उसे एक बार फिर माफी मांगी। आकाश उसे ध्यान से घूरता है, फिर थोड़ी देर बाद अचानक कहता है, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपंग हो गया हूँ, पास आओ और जांच करो। सोचे बिना प्रीति बड़बड़ाती है, अगर तुम अपंग हो गए तो ठीक ही होगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे, जांच करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कहना आसान है, दर्द तुम्हें नहीं हो रहा है। प्रीति खुद को पूछने से नहीं रोक पाई, क्या सच में बहुत दर्द हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बिना किसी कारण के व्हीलचेयर का उपयोग करता? प्रीति हिचकिचाई, वह उम्मीद करती है कि उसने उसे गंभीर रूप से अपंग नहीं किया होगा। वरना क्या वह इसके लिए उससे बदला नहीं लेगा? वह धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ी, उसकी जांच करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसने बाहर से खटखटाहट सुनी। युवान शान की आवाज जो दरवाजे के पार भी साफ थी, आए आकाश सर, गौरव आ गया है। सुरक्षाकर्मी उसे रोक नहीं पाए और उन सबको पीटा गया है। आकाश ने इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन प्रीति का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, मैं पहले जाती हूँ, मैं तुम्हें किसी और दिन जांचने आऊंगी। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया और जाने की कोशिश की, युवान शान ने कहा, आकाश सर, गौरव पहले ही ऊपर आ रहा है। यूफेई तैनात है, क्या वह उसे रोक दे? यूफेई एक पेशेवर अंगरक्षक है, पूरी तरह से प्रशिक्षित। वह नीचे के सुरक्षा गार्डों की तुलना में एक अलग स्तर पर है। अगर गौरव उससे लड़ना चाहता है तो उसे पहले 10-8 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। भले ही गौरव ने उसे पहले डांटा था, लेकिन वह अभी भी अपने भाई के घायल होने से चिंतित थी। उसने जल्दी से कहा, रोकने की जरूरत नहीं है, उसे आने दो। मैं छिप जाती हूँ। ये कहकर उसने आकाश की अलमारी खोली और अंदर छिप गई। आकाश ने अलमारी का दरवाजा बंद होते देखा, पूरी तरह से अवाक, तुम क्यों छिप रही हो? तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे तुम्हें किसी नाजायज संबंध में पकड़ा गया हो, बाहर निकलो। अलमारी के अंदर से प्रीति ने अपनी आवाज दबाई, चुप रहो, बोलो मत, गौरव को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। जैसे ही उसके शब्द गिरे, कार्यालय का दरवाजा ठोकर मारकर खोल दिया गया। गौरव कंधे पर बैग लटकाए अंदर चला आया, मिस्टर वर्मा। इस संबोधन को सुनकर आकाश ने माथे पर बल डाला, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुमने तो सुरक्षा गार्ड को भी घायल कर दिया, थोड़ी सी कुंग-फू सीख ली और मौत को ढूंढने आ गए। अगर तुम मर भी जाओ तो मैं नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें कुछ लौटाने आया हूँ। तुम पर मेरा कुछ कर्ज है। गौरव ने धपक की आवाज के साथ एक बैंक कार्ड उसकी मेज पर रख दिया, इसमें 5 मिलियन है, मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। आकाश की अभिव्यक्ति थोड़ी डगमगाई, तुम्हारा क्या मतलब है? जिस दिन प्रीति का गर्भपात हुआ था, मैं पूरे समय वहां था। तुम्हारी माँ ने मेरे पिता को 5 मिलियन दिए थे और मेरे पिता ने अपनी बेटी को बेच दिया था। उन दोनों ने मिलकर बच्चे का गर्भपात कराया। आकाश की नजरें बर्फीली हो गईं, क्या तुम सच कह रहे हो? बेशक। गौरव ने उसे तिरस्कार से देखा, तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम ही बच्चे को नहीं चाहते थे और प्रीति को गर्भपात कराने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता कि तुम इसमें कितना शामिल थे, लेकिन मैं तुमसे घृणा करता हूँ। लान उपनाम वाली महिला आस्था तुम्हारे बच्चे को गर्भ में लिए हुई थी और तुम उसके प्रति इतने रक्षात्मक थे। लेकिन जब बात प्रीति की आई तो तुमने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, बस अपनी माँ को हस्तक्षेप करके उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते थे तो शादी क्यों की? उसे गर्भवती क्यों होने दिया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि गर्भपात शरीर के लिए कितना हानिकारक है? अब मैंने वह 5 मिलियन वापस कर दिए जो मेरे पिता ने लिए थे।
प्रीति ने बच्चे को नहीं बेचा, वह उस तरह की इंसान नहीं है। बैंक कार्ड का पिन प्रीति का जन्मदिन है, अगर तुम्हें उसका जन्मदिन नहीं पता तो तुम सही मायने में इस पैसे को नहीं निकाल सकते। जैसे ही गौरव बोला, उसने अपना बैग उतारा, अंदर से एक लाल पुस्तिका निकाली और आकाश पर फेंक दी। आकाश ने उसे हाथ से पकड़ा और एक नज़र के लिए खोला। इसका क्या मतलब है? संपत्ति का विलेख, मेरे नाम पर एक विला जिसे मेरे पिता ने रखा था, तुम्हें वापस कर दिया गया है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी उन्हें कोई विला दिया। यह विला तुम्हारे द्वारा दिए गए 20 मिलियन के शादी के उपहार के पैसों से खरीदा गया था। प्रीति को इसके बारे में पता नहीं था। मेरे पिता ने निजी तौर पर तुमसे ये पैसा मांगा था। गौरव ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। हमने तुम्हें सारा पैसा वापस कर दिया है। वह अब तुम्हारी कर्जदार नहीं है, अब से उससे दूर रहना। आकाश हालांकि इस समय उसकी ओर नहीं देख रहा था, बल्कि अपने हाथ में संपत्ति के विलेख को देखकर थोड़ा हैरान था। शादी से पहले प्रमोद ने उससे शादी के उपहार के तौर पर 20 मिलियन मांगे थे और प्रीति को वास्तव में पता नहीं था। कौन सी महिला शादी करते समय अपने परिवार के साथ शादी के उपहार के मामले पर चर्चा नहीं करेगी? कौन सा पिता अपनी बेटी को बताए बिना दामाद से शादी का उपहार लेगा? उसने हमेशा सोचा था कि यह वही है जो प्रीति चाहती थी, क्योंकि प्रमोद ने हमेशा यही कहा था। लेकिन गौरव झूठ नहीं बोलेगा, वह बहुत छोटा है, अभी भी एक सीधा साधा नौजवान है, वरना वह बैंक कार्ड और संपत्ति के विलेख को सीधे उसे सौंपने नहीं आता। अगर उसमें थोड़ी सी भी चालाकी होती तो वह उन चीज़ों को अपने पास रख लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या नैना अब तुम्हारी प्रेमिका है? ये किसने कहा? प्रीति ने। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिता ने कहा था, तुमने ज़रूर उन्हें या नैना को कुछ उम्मीद दी होगी, इसलिए वह सोचते हैं कि नैना तुम्हारी प्रेमिका है। तुम्हारा पतन प्रभावशाली है। मेरी बहन को बर्बाद करने के बाद अब तुम मेरी चचेरी बहन को बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम वर्मा परिवार की सभी बेटियों के साथ सोना चाहते हो? क्या तुम्हें कोई और परिवार नहीं मिल सकता? आकाश की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मेरा नैना के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नैना के साथ कोई भी संबंध हो सकता है, मुझे परवाह नहीं है। आकाश ने थोड़ा माथे पर बल डाला। क्यों? क्या वह तुम्हारी चचेरी बहन नहीं है? तुम प्रीति की रक्षा करते हो लेकिन उसकी नहीं। क्योंकि नैना अच्छी नहीं है, वह तुम्हारे जैसे किसी के लिए उपयुक्त है। ये कहकर गौरव मुड़ा और बाहर चला गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अचानक आवाज दी, प्रीति। प्रीति, जो अलमारी में छिपी थी, चौंक गई लेकिन हिली नहीं। प्रीति को संदेह हुआ कि गौरव सिर्फ उसे झांसा देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अगले ही पल अलमारी का दरवाजा खोल दिया गया। उसने गौरव को खाली नजर से घूर कर देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ थी? गौरव ने जोर से उसे अलमारी से बाहर खींचा। तुम्हारी कार नीचे खड़ी थी, मैंने उसे देखा था। उसने प्रीति की बांह पकड़ी और बिना कुछ कहे उसे बाहर खींच लिया। मैंने अभी अभी तुम्हें लू परिवार से परेशान न होने के लिए कहा था और तुम फिर से यहाँ हो। क्या मेरे शब्दों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है? क्या यह इसलिए नहीं है कि उसने तुम्हें बचाया कि मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ? माफी मांगने नहीं, उसे धन्यवाद देने आई हूँ। तुम उसे क्यों धन्यवाद दे रही हो? मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। मुझे यमराज ने नहीं रोका था, मैंने खुद ही चुना था। प्रीति इस बारे में उससे बहस नहीं करना चाहती थी। वह मजबूत बनने, लू परिवार के सामने खड़े होने पर दृढ़ था और स्वेच्छा से रुकने का फैसला किया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सही चुनाव था। उसे लिफ्ट में घसीटा गया, भूतल पर ले जाया गया और फिर बाहर घसीटा गया। एक बार जब वे शक्ति कॉप की इमारत से बाहर निकल गए तो उसने उसकी कार की चाबियां ले लीं, दरवाजा खोला और उसे यात्री सीट पर धकेल दिया। फिर वह खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। प्रीति थोड़ी भ्रमित थी। तुम क्या कर रहे हो? आज मैं ड्राइव करूंगा। क्या? सीट बेल्ट लगाओ। तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? ये देखकर कि वह हिल नहीं रही है, गौरव उसकी ओर झुका, उसकी सीट बेल्ट लगाई, कार स्टार्ट की और तेजी से चला गया। प्रीति डर गई। तुम नाबालिग हो और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कार रोको। मेरी ड्राइविंग तुम्हारी ड्राइविंग से 10 गुना बेहतर है। यह मायने नहीं रखता, तुम बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो। कोई बात नहीं। प्रीति, जो अभी अभी आकाश के खिलाफ उसके खड़े होने से प्रभावित हुई थी, अब उसके लापरवाह व्यवहार पर गुस्से से पीली पड़ गई। उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसके पिटे हुए और चोटिल शरीर को देखकर वह ऐसा नहीं कर पाई। तुम अवैध काम करने की जगह पर सिर्फ कुछ हफ्तों से थे और तुम पहले से ही यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हो। अगर ट्रैफिक पुलिस ने तुम्हें बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा तो हम दोनों गए काम से। तुम्हें लू परिवार के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलना है, समझ गए? कार रोको। पहले मुझसे वादा करो कि तुम अब उसे ढूंढने नहीं जाओगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ? मुझे परवाह नहीं है कि तुम चाहती हो या नहीं, तुम्हें अनुमति नहीं है। यह मत सोचना कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं। मैं अब उसे पसंद नहीं करती हूँ। तो तुम उसकी अलमारी में क्यों छिपी थी? क्या तुम अभी अभी अचानक से नहीं आ गए? मैं डर गई थी कि तुम नाराज हो जाओगे, डर गई थी कि तुम मुझे डांटोगे। गौरव अचानक चुप हो गया। तो उसे पता था कि वह नाराज हो सकता है। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद और ये देखकर कि प्रीति चुप थी, वह खुद को उसकी ओर देखने से नहीं रोक पाया। और उसके आश्चर्य के लिए उसने देखा कि वह चुपचाप और लगातार रो रही थी, इतनी समझदारी से कि उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। उसने जल्दी से ब्रेक लगाया और किनारे पर खींच ली। तुम क्यों रो रही हो? क्या मैंने बहुत कठोरता से बात की?
प्रीति ने उसे अनदेखा किया और रोना जारी रखा। अगर मैं धीरे से बोलूंगा तो क्या तुम सुनोगी? तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर मैं तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा तो तुम कुछ दिनों में फिर से लू के पास बिक जाओगी। प्रीति गुस्से में थी। तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तुम किसी संदिग्ध जगह पर भाग गए, आधे मारे गए, लगभग अपनी जान गंवा दी, और फिर भी तुम वारिस बनना चाहते हो। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। उसकी परेशानी को देखकर गौरव आखिरकार नर्म पड़ गया। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वहां फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं वारिस नहीं बनूंगा, मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा। रोना बंद करो। जब तुम रोती हो तो तुम भयानक दिखती हो, इससे मेरी आंखें दुख रही हैं। प्रीति की पलकों पर अभी भी आंसू थे। तुम सच में नहीं जाओगे? सच में? गौरव ने उसे चिड़चिड़ाते हुए देखा। अगर मैं जाना भी चाहूं तो मैं नहीं जा सकता। कौन जानता है कि आकाश ने यमराज को कैसे डराया होगा। मुझे घर भेजने के बाद वह तुरंत विदेश चला गया। वह चला गया है, मैं कहाँ जाकर वारिस बनूं? प्रीति आखिरकार खुश हुई। आकाश ने आखिरकार एक अच्छा काम किया था। ये सही था कि वह उसके साथ सोई थी। तुमने उसे कैसे मनाया? तुमने क्या कीमत चुकाई? प्रीति हकलाई। बस, मैंने उससे भीख मांगी और कुछ नहीं, मत पूछो। तुम उसके साथ सोई थी। प्रीति ने सदमे और शर्मिंदगी के साथ उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें ये जोर से कहना जरूरी है? जब वह आकाश के साथ सोई थी तो उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ था। आखिरकार वह कभी उसका आदमी था। चाहे वह उसके साथ ज्यादा सोई हो या कम, ये बस वही था। इसके अलावा वह हैंडसम था और उसका शरीर अच्छा था, इसलिए उसे नहीं लगा कि उसके साथ कोई बुरा व्यवहार हुआ है। हालांकि जब गौरव ने उसे बेनकाब किया तो उसे एक अकथनीय शर्म और शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि गौरव उसे डांटना जारी रखेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने कहा, क्या तुम सच में उसी पेड़ पर लटकी रहना चाहती हो? दुनिया में बहुत सारे पुरुष हैं, बाहर जाओ और कुछ और लोगों के साथ सो, और फिर तुम उसे याद नहीं करोगी। प्रीति हक्का बक्का रह गई। तुम ये सब कैसे बन गए? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं? मैं 18 साल के बहुत सारे लड़कों को जानता हूं, आकाश से छोटे और मजबूत, आज्ञाकारी और सरल, तुम्हारे जैसी दिमागहीन व्यक्ति के लिए उपयुक्त। प्रीति ने लज्जा से उसका मुंह ढक लिया। मुझे जरूरत नहीं है। बोलना बंद करो। गौरव ने उसका हाथ हटाया और माथे पर बल डालकर पूछा, क्या उसने तुम्हें प्रताड़ित किया? प्रीति का चेहरा और भी लाल हो गया। नहीं। तुम अभी भी क्यों पूछ रहे हो? सच में नहीं। प्रीति चाहती थी कि वह जमीन में कोई दरार ढूंढकर छिप जाए। अब जब वह बड़ा हो गया था तो वह बहुत अच्छा नहीं था, कुछ भी पूछने की हिम्मत कर रहा था, उसे शर्मिंदा कर रहा था। अगर वह तुम्हें प्रताड़ित करता है तो मुझे बताना, मैं उसे मार दूंगा। प्रीति चौंक गई और शर्मिंदगी की परवाह किए बिना जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं, आकाश वास्तव में उस पहलू में बहुत विचारशील है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। कोई जल्दबाजी मत करना, कोई अपराध मत करना। अच्छा है अगर वह नहीं करता है। गौरव ने सिर हिलाया, कार फिर से शुरू की और उसे घर ले गया। प्रीति पूरे रास्ते घबराहट में थी, डर रही थी कि वह ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ी जाएगी, लेकिन सौभाग्य से वह जल्द ही सुरक्षित घर पहुंच गई। वह ठंडे पसीने से तर हो गई, गौरव के चेहरे को कुछ जटिलता से देख रही थी। वह बड़ा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह भी लंबा हो गया था। वह अब उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता था, इतना दबंग व्यवहार कर रहा था जैसे वह बड़ा भाई हो और वह अनुशासित होने वाली बहन हो। गौरव, क्या बात है? धन्यवाद। किस लिए? जब तक तुम मुझे उस संदिग्ध उद्योग में घसीटने के लिए दोष नहीं देती। तुमने आकाश को पैसे वापस करने में मेरी मदद की, मैं बहुत आभारी हूँ। क्या तुम मूर्ख हो? पैसा कभी प्रमोद का नहीं होना चाहिए था। इसे आकाश को वापस देना ही सही था। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। प्रीति असहाय थी। ठीक है, 16 साल के लड़के शायद अभी भी विद्रोही दौर में हैं, कुछ ही शब्दों के बाद उससे फिर से बहस कर रहे हैं। लेकिन वह अभी भी खुश थी कि वह वापस आ गया, खुश थी कि उसने चुपचाप उसकी मदद की। उसने उसे मुस्कान दी, इधर आओ, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। गौरव ने उसकी ओर देखा, उसे मुस्कुराहट और उम्मीदों से भरा देखकर उसके अच्छे मूड को खराब करने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए उसने खुद को झुकने के लिए मजबूर किया और उसे गले लगाने दिया। प्रीति ने उसे गले लगाया, फिर लापरवाही से उसकी कलाई पर उसकी नब्ज महसूस की। गौरव ने उसकी कलाई पर उसकी उंगली को देखा और सिर हिलाया। तुम्हारी व्यावसायिक बीमारी गंभीर है। मैं एक परोपकारी वैद्य हूँ। कौन सी व्यावसायिक बीमारी? शब्दों का दुरुपयोग करना बंद करो। प्रीति ने थोड़ी देर जांच की, माथे पर बल डाला। तुम्हारे आंतरिक अंगों को अलग अलग डिग्री का नुकसान हुआ है, तुम अभी भी क्यों भाग रहे हो? तुम्हें घर पर लेटकर आराम करना चाहिए। ठीक है, मैं घर जाकर लेट जाऊंगा। जल्दी मत करो, मैं ऊपर जाकर तुम्हारे लिए कुछ दवा लाती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मौखिक और बाहरी उपयोग से तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। ठीक है, धन्यवाद वैद्य प्रीति। तुम यहाँ हो, मैं मर नहीं सकता। प्रीति को यकीन नहीं था कि वह उसकी तारीफ कर रहा था या उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसने इसे तारीफ के रूप में लिया और खुशी खुशी कुछ दवा लाई, उसे उसके बैग में भर दिया। अपनी चोटों का अच्छी तरह से ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। गौरव वहां से चला गया, जाते समय अपनी पीठ से प्रीति को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। अपना बैग कंधे पर लिए वह प्रीति के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला और सड़क किनारे खड़ी एक साधारण काली सेडान में सवार हो गया। ड्राइवर शू था, जिससे प्रीति 2 बार मिल चुकी थी। मिस्टर बेस तुम्हारा बेस पर इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें पहले ही आधा घंटा देर हो चुकी है।
मुझे कुछ निजी मामलों का ध्यान रखना था, बस जल्दी चलाओ। शू ने पीछे देखने वाले शीशे में उसकी ओर देखा और हैरान हुआ, तुम्हारी चोटें इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गईं? क्या तुम कल रात बुरी तरह से पीटे गए थे और खून बह रहा था? मैं जवान हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ, तुम बुरे लोगों के विपरीत जिन्हें एक पिटाई के बाद ठीक होने में कई दिन लगते हैं। शू ने दांत पीसे, मैं तुमसे सिर्फ 10 साल बड़ा हूँ। मैं सिर्फ 26 साल का हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम वारिस हो। गौरव अप्रभावित लग रहा था, तुम मुझे वैसे भी नहीं हरा सकते, अपनी सख्त बातें किसी और के लिए बचाओ, अपनी जुबान मत काटो। शू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने किसी भी और जवाब को वापस निगल लिया। यह नहीं था कि वह वापस लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह अब वास्तव में गौरव को नहीं हरा सकता था। गौरव एक अजीब था, वह सब कुछ जल्दी सीखता था। और क्या, उसकी विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश के बावजूद, वह संगठन में उन लोगों की तुलना में और भी सख्त था जो गरीबी से आए थे। शू ने फिर से उसकी ओर देखा, उसके परिष्कृत चेहरे पर चोटों को लगभग चला गया पाया, और काफी हैरान था। वह भी कभी जवान था। वह जानता था कि चोटों को मिटने में आमतौर पर कितना समय लगता है। क्या ये हो सकता है कि गौरव भी एक प्रकृति का अजीब हो, सामान्य लोगों की तुलना में तेजी से ठीक होने में सक्षम हो? गौरव ने शू को उसे देखते हुए देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी ठीक होने की दर साधारण लोगों से अलग नहीं थी। एकमात्र अंतर प्रीति द्वारा उसे दी गई दवा थी। प्रीति की अत्यधिक रोमांटिक प्रवृत्तियों के बावजूद, वह चिकित्सकों की एक वंशज से उतरी थी और उसमें असाधारण प्रतिभाएं थीं। उसके द्वारा दी गई कोई भी दवा हमेशा चमत्कार करती थी। क्योंकि यह इतनी अद्भुत रूप से काम करती थी, वह शू को नहीं बताना चाहता था और प्रीति के लिए अनावश्यक परेशानी लाना नहीं चाहता था। 20 मिनट बाद, गौरव बेस पर पहुंचा। मिस्टर बेस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अधीरता के कोई संकेत नहीं दिखाए। जब उन्होंने गौरव को देखा, तो वे मुस्कुराए भी, तुम सच में जवान हो, तुम्हारी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो गईं। मैंने सोचा था कि तुम आज नहीं आ पाओगे। मैं भविष्य में कम प्रशिक्षण लूंगा। क्या हम समय सीमा को संघनित करने के लिए प्रशिक्षण योजना को समायोजित कर सकते हैं? बेशक, कार्यक्रम समायोजित किया जाएगा, लेकिन प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। मालिक का इरादा कभी नहीं था कि तुम हर दिन शारीरिक प्रशिक्षण पर खर्च करो। वह तुम्हारे लिए विदेश में स्कूली शिक्षा भी व्यवस्थित करेंगे ताकि तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सको। हत्यारे संगठन के वारिस को शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का प्रशिक्षण सत्र शूटिंग है। हमारे पास तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक विश्व चैंपियन शूटर है। आगे बढ़ो। कोच हमारे संगठन से नहीं है, इसलिए अपनी पहचान उजागर मत करना। मैं समझता हूँ। गौरव शूटिंग प्रशिक्षण मैदान में कदम रखा, कोच को बस अभिवादन किया था कि उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। अपने पिछले कॉल न ले पाने के गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए, उसने अपने फोन की घंटी को सबसे तेज सेटिंग पर कर दिया था, किसी भी पल जवाब देने के लिए तैयार था। उसने उस पर एक नजर डाली, प्रीति का फोन था। उसने जवाब दिया, अब क्या है? तुम कहाँ हो? गौरव, तुम घर क्यों नहीं गए? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम घर पर रहकर आराम करोगे? मैं थोड़ी देर में घर जाकर लेट जाऊंगा। तुम अभी क्या कर रहे हो? गौरव ने एक ख्याल पर झांसा दिया, मैं डेटिंग कर रहा हूँ। शूटिंग कोच आश्चर्य से उछल पड़ा और घबराकर चारों ओर देखा। यहाँ कोई नहीं है। ये छात्र किसके साथ डेटिंग करने की बात कर रहा है? क्या अब तुम्हारी कोई प्रेमिका है? अभी तक नहीं, मैं अभी भी पीछा कर रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा जल्दी है? मुझे लगता है कि कॉलेज तक इंतजार करना बेहतर होगा। मैं बस भविष्य के लिए अभ्यास कर रहा हूँ। इससे मुझे तुम्हारी तरह बनने से रोका जा सकेगा। डेटिंग अनुभव की कमी, पहले लड़के के लिए पूरी तरह से पागल हो जाना जिसे तुम देखती हो। मैंने नहीं किया, मुझे फोन रखना होगा। अपने मोबाइल फोन से आती व्यस्त टोन सुनकर प्रीति सोफे पर हताश सी बैठी रही। उसे यूं हताश देखकर उसकी दादी डॉक्टर शकुंतला ने पूछा, क्या हुआ? क्या गौरव की कोई नई हरकत? प्रीति ने थोड़ा सिर घुमाया, लगता है उसे पप्पी लव हो गया है। छोटी उम्र का प्यार हमेशा बुरा नहीं होता। दादी के इस विचार पर प्रीति को बहुत आश्चर्य हुआ। आप क्या कह रही हैं? गौरव अपनी उम्र के लड़कों से ज्यादा समझदार है। कुछ भावनात्मक अनुभवों से गुजरकर वह और परिपक्व होगा, और यह उसे भविष्य में गलत रास्ते से बचाएगा। आप ऐसा सोचती हैं? फिर आपने स्कूल के दिनों में मुझे लड़कों से दोस्ती करने से सख्ती से मना क्यों किया था? मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अगर मैंने तुम्हें उस समय और लड़कों से मिलने दिया होता, तो शायद तुमने आकाश पर इतना समय बर्बाद नहीं किया होता, उससे इतना गहरा प्यार नहीं करती, और तलाक और गर्भपात की नौबत नहीं आती। प्रीति ने सिर हिलाया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जब उसने पहली बार आकाश को देखा था, वह अपनी 12वीं कक्षा में थी। उससे पहले उसने कभी किसी को पसंद नहीं किया था, लेकिन आकाश को देखते ही वह उस पर मर मिटी थी। आकाश का व्यक्तित्व और प्रभाव आम छात्रों में नहीं था। ऐसा आकर्षण साधारण पुरुषों को अपने पूरे जीवन में नसीब नहीं होता। इसलिए वह चाहे जितने भी लड़कों से मिली होती, अगर उसे आकाश से मिलना था, तो वह उसी पर मोहित होती। शाम का समय, शक्ति कॉपर कॉर्पोरेशन। आकाश ने हमेशा की तरह ओवरटाइम नहीं किया, बल्कि अपने सहायक से उसे आस्था अस्पताल ले जाने को कहा। श्रीमती वर्मा हाल ही में घर नहीं जा रही थी। वह रोज अस्पताल में आस्था की देखभाल कर रही थी। ये चिंता अपनी सगी माँ से भी ज्यादा सच्ची लग रही थी। जब उन्होंने अंगरक्षकों से सुना कि आकाश फिर आया है, तो उनके मन में तुरंत खतरे की घंटी बजी, उसे अंदर मत आने देना।
अंगरक्षकों ने कहा, अध्यक्ष आकाश ने अंदर आने का अनुरोध नहीं किया है, उन्होंने केवल आपसे मिलने का अनुरोध किया है। श्रीमती वर्मा ने राहत की सांस ली, वह मुझसे मिल सकता है, बस उसे आस्था से न मिलने देना। जी। श्रीमती वर्मा ने अपने चेहरे के भावों को ठीक किया और नीचे चली गईं। आस्था अस्पताल पर हाल ही में कमर दर्द की दवा के फॉर्मूले को लेकर प्रीति ने मुकदमा कर दिया था। किसी तरह यह मामला सब जगह फैल गया था। श्रीमती वर्मा को पूरा संदेह था कि यह सब प्रीति का काम है, जिसका उद्देश्य आस्था अस्पताल की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। एक निजी अस्पताल की प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। अब जब उन्हें दूसरों के नुस्खे चुराने वाले अस्पताल का ठप्पा लग गया था, तो कई लोग यहां इलाज के लिए आने को तैयार नहीं थे और दूसरे निजी अस्पताल में जा रहे थे। इसलिए इस समय अस्पताल में ज्यादा लोग नहीं थे। श्रीमती वर्मा आकाश से सीधे बगीचे में मिली। बेटा, तुम्हें आज समय कैसे मिला? क्या तुम्हारा काम व्यस्त नहीं है? आकाश के चेहरे पर उदासीन भाव था। तुम्हारे दोनों अंगरक्षकों ने सब बता दिया है। श्रीमती वर्मा का दिल बैठ गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उनके परिवारों पर नियंत्रण करके वे इसे अपने साथ कब्र तक ले जाएंगे? श्रीमती वर्मा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मैं उनके परिवारों को कैसे नियंत्रित कर सकती हूँ? मैंने तो बस उन्हें तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवारों का ध्यान रखने में मदद की। तुम और प्रमोद ने मिलकर प्रीति पर गर्भपात के लिए दबाव डाला था। तुमने प्रमोद को 5 लाख दिए थे। ये पैसा प्रीति को नहीं दिया गया था। अंगरक्षकों ने तुम्हें ये बताया। वे बकवास कर रहे हैं। ये पैसा प्रीति ने मुझसे मांगा था। मैंने पैसा सीधे प्रीति को दिया। जहां तक इस बात का सवाल है कि प्रीति ने पैसे से अपने परिवार का कर्ज चुकाया या नहीं, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है। क्या तुमने प्रीति से ये भी कहा था कि मैं बच्चा नहीं चाहता और उसे गर्भपात करा लेना चाहिए? ये सुनकर कि वह इस बारे में भी जानता है, श्रीमती वर्मा के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। अंगरक्षकों ने सच में उन्हें धोखा नहीं दिया था क्या? आखिरकार इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है। अगर उन्हें पहले पता होता तो उन्हें उन दोनों अंगरक्षकों को चुप करा देना चाहिए था। आकाश की आवाज ठंडी थी। प्रीति के सामने तुमने कहा कि मैंने उसे गर्भपात के लिए कहा। मेरे सामने तुमने कहा कि प्रीति ने गर्भपात के लिए पैसे मांगे। तुम दोनों तरफ झूठ बोलती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम प्रीति से नफरत करती हो या मुझसे? श्रीमती वर्मा ने झट से कहा, नहीं बेटा, माँ तुमसे क्यों नफरत करेगी? मैं उस नीच प्रीति से नफरत करती हूँ। तुम सच में नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी अच्छी रहे, है ना? तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझ पर इल्जाम लगाती हो, इस डर से कि कहीं प्रीति मुझसे काफी नफरत न करने लगे। मैं किसी और से ज्यादा तुम्हारी बेहतरीन जिंदगी चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसी दुखद बातें कैसे कह सकते हो? मैं बहुत दुखी और निराश हूँ। तुम्हारे बड़े भाई मुझसे इस तरह कभी बात नहीं करते। मैंने इतने सालों तक तुम्हारी देखभाल करके सब बर्बाद कर दिया। बेशक बड़ा भाई तुमसे इस तरह बात नहीं करेगा, तुम उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हो। वही काम जब मैं करता हूँ तो वह गलत होता है, जब बड़ा भाई करता है तो वह सही होता है। अब तक मैंने तुम्हें किसी भी चीज के लिए मेरी तारीफ करते नहीं सुना। श्रीमती वर्मा ने ताना मारा, तुमने जो काम किए हैं वे गलत हैं। तुम मुझसे तारीफ की उम्मीद कैसे कर सकते हो? आस्था के मामले को तो छोड़ो, तुमने सच में अपने बड़े भाई को निराश किया है। तुमने उसकी मंगेतर के साथ हमबिस्तर होकर उसे गर्भवती कर दिया और अब तुम बच्चे का गर्भपात करवाना चाहते हो। तुम हद पार कर रहे हो। पहले जब भी वह ऐसी बातें कहती थी तो आकाश का दिल दुखता था। वह अपने बड़े भाई के प्रति अपराध बोध के कारण समझौता कर लेता था। लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके दिल में कोई उथल पुथल नहीं थी। चूंकि वह बड़े भाई की मंगेतर है तो बेशक बच्चे को नहीं रखा जा सकता, जल्दी गर्भपात करा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने प्रीति को उसका बच्चा गिराने के लिए इतना निर्णायक फैसला लिया था, तुम आस्था को ऐसा करने की इजाजत क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं सिर्फ आस्था को पसंद करती हूँ और मैं सिर्फ उस नीच प्रीति को नापसंद करती हूँ। आस्था के अलावा मैं वर्मा परिवार के बच्चे को किसी और को जन्म देने की इजाजत नहीं दूंगी, जिसमें नैना भी शामिल है जिसे तुम पसंद करने लगे हो। नैना? हाँ, नैना भी है। केवल उनके याद दिलाने पर आकाश को इस व्यक्ति के अस्तित्व की याद आई। मैं भविष्य में नैना से शादी करूंगा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम केवल आस्था से शादी कर सकते हो। तुम्हें उसके पेट में पल रहे बच्चे को नाम और दर्जा देना चाहिए। ये बच्चा नाजायज पैदा नहीं हो सकता। मेरी शादी तुम तय नहीं कर सकती। ऐसा करने से आस्था पर रखेल का लेबल लग जाएगा। क्या तुम अपने बड़े भाई के साथ ऐसा कर सकते हो? निस्संदेह मैंने अपने बड़े भाई को निराश किया है, लेकिन जब तक आस्था बच्चे का गर्भपात करा लेती है तब तक उस पर कोई बदनामी नहीं होगी। बदनामी सिर्फ मुझ पर होगी और मैं ये सब सहने को तैयार हूँ। अगर आस्था बच्चे को रखने पर अड़ी रहती है तो उसे भी बदनामी सहनी होगी, यह उसकी अपनी पसंद है। ये ठंडे शब्द कहने के बाद आकाश मुड़ा और चला गया। जाने से पहले वह अपने दोनों अंगरक्षकों को वापस करना नहीं भूला। जब श्रीमती वर्मा ने इन दोनों अंगरक्षकों को देखा तो वह गुस्से से भड़क उठी। तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुमने सच बताने की हिम्मत की। बाहर निकल जाओ, मुझसे फिर कभी एक पैसा मिलने की उम्मीद मत करना। दोनों अंगरक्षकों के चेहरे पर चिंता थी। मैडम, हमने आपको धोखा नहीं दिया है। हमने कुछ नहीं कहा, सच में हम कसम खाते हैं। श्रीमती वर्मा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गईं, कुछ नहीं कहा।
हमारे परिवार आपके हाथ में है, अगर हम मर भी जाएं, तो सच बताने की हिम्मत नहीं करेंगे। श्रीमती वर्मा का चेहरा बदल गया। क्या आकाश ने जानबूझकर मुझे झांसा दिया? या उस कमीने प्रमोद ने मुझे धोखा दिया? यह जरूर प्रमोद होगा। नहीं, मुझे प्रमोद को ढूंढना होगा। उसकी गांव की भतीजी वर्मा परिवार में शादी करने का सपना भी देखती है। क्या वह सोचती है कि वह लायक है? बोलने के बाद श्रीमती वर्मा जल्दी से चली गईं। आधे घंटे बाद श्रीमती वर्मा और प्रमोद एक चाय के बागान में मिले। प्रमोद, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? क्या तुमने आकाश को हमारे रिश्वत समझौते के बारे में बताया? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो अध्यक्ष आकाश से मिल भी नहीं सकता, मैं उन्हें कैसे बता सकता था? श्रीमती वर्मा, आप मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? तो फिर मुझे किसने धोखा दिया? आकाश को प्रीति के गर्भपात के सभी विवरण पहले से ही क्यों पता हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यकीनन आपको धोखा नहीं दिया। प्रमोद ने अपने लहजे में थोड़ी नाराजगी के साथ बात की। श्रीमती वर्मा, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। लेकिन जब मेरा बेटा मुश्किल में पड़ा तो मैंने आपसे मदद मांगी, पर आपने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। तो तुमने प्रीति को गर्भपात के लिए मजबूर करने के बारे में मेरे बेटे को बताकर मुझसे बदला लिया। नहीं, मैंने सच में कुछ नहीं कहा। मैंने आपका पैसा स्वीकार कर लिया है, मैं कुछ कह भी कैसे सकता हूँ? क्या तुम्हें अभी भी मेरा पैसा स्वीकार करना याद है? इसे मुझे अभी वापस कर दो। मेरे से उधार लिया गया पैसा भी, सब कुछ। प्रमोद का चेहरा बदल गया। आपको क्या हो गया है? आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने सच में आपको धोखा नहीं दिया। मेरे पास अब पैसा नहीं बचा है। मैंने ये सब औषधीय जड़ी बूटियों में लगा दिया है, पर मैं उन्हें बेच नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपनी लागत भी वापस नहीं कमाई है। मुझे परवाह नहीं कि तुमने अपनी लागत वापस कमाई है या नहीं, मुझे बस अब मेरा पैसा वापस चाहिए। क्या ख्याल है? आप अध्यक्ष आकाश से बात कीजिए, उनसे कहिए कि मुझे माफ कर दें। वह किसी को मेरी जड़ी बूटियां खरीदने नहीं दे रहे हैं। दवाएं अब खराब हो रही हैं। अगर मैं उन्हें जल्दी नहीं बेच पाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए अपना पैसा वापस पाना नामुमकिन होगा। ये पहली बार नहीं था कि प्रमोद ने श्रीमती वर्मा से यह अनुरोध किया था। हालांकि श्रीमती वर्मा ने मदद नहीं की, उसे पैसा खोने का यही नतीजा मिलना चाहिए। आखिरकार वही थी जिसने उसे जड़ी बूटियों का वह जखीरा बेचा था। उसने पहले ही अपना पैसा वसूल कर लिया है। जड़ी बूटियां आस्था अस्पताल से कम कीमत पर खरीदी गई थी क्योंकि वे अपनी समाप्ति तिथि के करीब थीं। अस्पताल उन्हें संभाल नहीं सका, इसलिए आस्था ने उससे मदद मांगी। ये केवल 1 करोड़ की बात थी। श्रीमती वर्मा के पास ऐसे छोटे मोटे पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए जब आस्था ने पूछा तो उसने स्वाभाविक रूप से मदद की। जड़ी बूटियों का जखीरा हासिल करने के बाद उसने किसी को प्रमोद को चढ़ाने के लिए भेजा, उसे बताया कि वह इससे बहुत अमीर बन सकता है। प्रमोद सच में ललचा गया और उसने 2 करोड़ में जड़ी बूटियां खरीद लीं। उसने 1 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। प्रमोद ने सोचा कि उसका पैसा लेना आसान है, उसे नहीं पता था कि उसने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था, बस उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। बेशक वह प्रमोद को ये सब जानने नहीं देने वाली थी। प्रमोद, ऐसा नहीं है कि मैं आकाश के लिए तुम्हारी सिफारिश नहीं करना चाहती। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, आकाश मेरी नहीं सुनता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें खुद जाकर उससे भीख मांगनी चाहिए, और अगर वह काम नहीं करता है तो प्रीति को जाकर उससे विनती करने के लिए कहो। प्रमोद ने माथा सिकोड़ा। प्रीति? फिर से वह क्यों? और कौन हो सकता है? तुम अपनी भतीजी से आकाश के सामने भीख मंगवाने की नहीं सोच रहे हो क्या? प्रमोद ने ठीक यही किया था, लेकिन नैना ने वापस आकर उसे बताया कि सिर्फ प्रीति की विनती ही आकाश के लिए काम करेगी। तुम्हें सच बताऊं, आकाश को तुम्हारी भतीजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए तुम बेहतर होगा कि भूल जाओ। मेरा बेटा अंधा नहीं है, वह एक गांव की गंवार में कैसे दिलचस्पी ले सकता है? कहो, सुंदरता के मामले में वह प्रीति जितनी खूबसूरत नहीं है, और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि और चरित्र के बारे में वह यकीनन आस्था से पीछे है। तुम अपनी भतीजी को मेरे बेटे से दूर रखो। अगर उसने मेरे बेटे की कंपनी में फिर से आने की हिम्मत की तो मैं शिष्ट नहीं रहूंगी, मैं उसे बाहर फेंकवा दूंगी। प्रमोद ने संदेह से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि तुम फिर से प्रीति का पक्ष लेने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम उससे सबसे ज्यादा नफरत नहीं करती थी? बेशक श्रीमती वर्मा उससे नफरत करती हैं, लेकिन प्रीति अब कोई बड़ा खतरा नहीं है। उसका पहले ही तलाक हो चुका है और उसका गर्भपात भी हो चुका है। वह कभी आकाश के साथ वापस नहीं आएगी। लेकिन नैना के साथ मामला अलग है। आकाश अब उसमें दिलचस्पी ले रहा है और यह उसके लिए एक बड़ा खतरा है। अगर आकाश सच में नैना से शादी कर लेता है तो उसकी और आस्था की सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। अब मुझे लगता है कि प्रीति तुम्हारी गांव की गंवार भतीजी से कहीं ज्यादा प्यारी है। आकाश को भी ऐसा ही महसूस होता होगा। अगर तुम चाहते हो कि आकाश तुम्हारी मदद करे तो प्रीति से तुम्हारे लिए पूछो। नैना को और मत भेजो। सच में, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो प्रीति को आजमा कर देखो। वैसे भी प्रीति को पहले नैना को परेशान करने दो। इस तरह नैना अपनी दुश्मनी प्रीति की तरफ मोड़ देगी और लगातार आकाश पर आस्था का गर्भपात करवाने के लिए दबाव नहीं डालेगी। रात का अंधेरा था और गरज के बीच बारिश की बूंदें एक बार फिर से पड़ने लगीं। नहाने के बाद प्रीति ने देखा कि बारिश हो रही है और खिड़की बंद करने के लिए बालकनी में गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे कुछ अजीब लगा। उसे यकीन था कि उसने ये खिड़की बंद कर दी थी।
गर्मी के मौसम को देखते हुए वे घर को नमी से बचाने और ठंडा करने के लिए ज्यादातर समय एयर कंडीशनिंग चालू रखते थे। अगर खिड़की खुली होती तो इसका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता था। जब वह बालकनी से अपने बेडरूम में लौटी और दरवाजा खोला तो बिस्तर पर बैठे उस व्यक्ति को देखकर वह चौंक गई। बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसने जल्दी से बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। डर था कि उसकी दादी न देख लें। आकाश, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। तो नींद की गोली ले लो। प्रीति परेशान थी। उसने अपनी आवाज धीमी की। तुम अंदर कैसे आए? मैं खिड़की से चढ़कर अंदर आया। मेरी खिड़की पर चोर प्रूफ जाली लगी है। मैंने उसे तोड़ दिया। अब वह और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसे पता था, उसे सही याद था, खिड़की बंद थी। तुमने मेरी चोर प्रूफ जाली तोड़ दी है। चोरी हो गई तो मैं क्या करूंगी? मैंने अभी अभी साबित कर दिया है कि तुम्हारी चोर प्रूफ जाली बेकार है। लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मैं इसे ठीक करवा दूंगा। प्रीति दौड़कर उसके पास गई। तो अब जाओ जल्दी से, मुझे सोना है। आकाश हिला नहीं। इसके बजाय उसने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठने के लिए मजबूर किया। मैं यहीं रात बिताऊंगा, उसने घोषणा की। गुस्से में प्रीति ने उसे लात मारी। आकाश, बेशर्म मत बनो। कल रात की बात अलग थी। मैं तुम्हारे साथ आज रात नहीं सोऊंगी। पैर में जोर से लात लगने पर आकाश को उसे छटपटाने से रोकने के लिए उसका पैर पकड़ना पड़ा। शांत दिखते हुए उसने उसे बताया, तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया है? मैंने तुमसे मेरे साथ सोने के लिए नहीं कहा। मैं बस ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ और मुझे अपने पास किसी की जरूरत है। जाओ किसी और महिला को ढूंढो जो तुम्हारे बगल में लेटे। मैं नहीं। हमारा तलाक हो चुका है। अब मेरा तुम्हारे प्रति वह कर्तव्य नहीं है। हालांकि आकाश ने उसकी कही किसी भी बात की परवाह नहीं की। एक हाथ उसके पैर पर और दूसरा उसकी कमर के चारों ओर रखते हुए उसने अपना सिर नीचे झुकाया, उसकी गर्दन और कंधे को विस्तार से सूंघा। उसने अभी अभी स्नान किया था। उसके शरीर की महक साबुन की महक के साथ मिलकर एक अनोखी खुशबू बना रही थी जिसने उसे मदहोश कर दिया। उसे पहले ये क्यों नहीं पता चला कि उसे उसकी महक इतनी पसंद है। सूंघने से प्रीति की रीढ़ में झुनझुनी सी हुई। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, आकाश ने उसकी गर्दन पर एक चुंबन किया। प्रीति जम गई। आकाश, हमारा तलाक हो चुका है। तुम जो कर रहे हो वह यौन उत्पीड़न है। क्या तुम मेरी रिपोर्ट करोगी? मैं ऐसा न करने का विकल्प चुन सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अभी जाना होगा। तो तुम मेरी रिपोर्ट करो। ज्यादा से ज्यादा मैं मुआवजा भरूंगा। तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें अभी क्यों न भेज दूं? उसकी बकवास सुनकर प्रीति रोने के कगार पर थी। आकाश, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे वेश्या समझ रहे हो? प्रीति, क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? क्या तुम्हारी समझ इतनी खराब है? मेरे किस शब्द का मतलब था कि तुम बिकाऊ हो? क्या तुम मुझे गलत समझना बंद नहीं कर सकती? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। मेरी समझ खराब है, लेकिन बेवकूफ पागल तुम हो जो मुझ जैसी मूर्ख को चूम रहे हो। उसने पलटवार किया। चकित और परेशान आकाश ने उसे बिस्तर पर दबा दिया। अगर तुम्हें मेरी बेइज्जती करनी है तो करो, खुद को क्यों दोष दे रही हो? मुझसे दूर हटो, मुझे मत छुओ। प्रीति ने आकाश को धक्का देने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह ऐसा नहीं कर पाई। उसका पूरा शरीर उस पर दब रहा था, उसे मजबूती से पिन कर रहा था। दांत पीसकर प्रीति ने एक सुई के लिए अपने तकिए के नीचे हाथ बढ़ाया, लेकिन आकाश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। यह क्या है? मुझे सुई चुभोने की कोशिश कर रही हो? प्रीति ने उसे घूरा और चुप रही। मैं तुम्हारी सुई की चाल के बारे में सतर्क रहा हूं। लोगों को उसकी सुई से दर्द में कराहते हुए खुद देखकर वह सावधान क्यों नहीं होता? कुछ देर बाद उसने धीमी आह भरी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत बात कही, मेरा मतलब वह नहीं था। उसे माफी मांगते और पीछे हटते सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू भर आए। पहले उसने कभी माफी नहीं मांगी या पीछे नहीं हटा, वह खुद के बारे में बहुत अभिमानी था। आकाश ने उसके आंसू पोंछ दिए। इसके अलावा मुझे माफ कर दो कि पहले क्या हुआ था। मुझे नहीं पता था कि तुम 2 करोड़ के दहेज के बारे में अनजान थी। मुझे लगा कि तुम पैसे के पीछे हो, मुझे लगा कि तुम्हें किसी भी चीज से ज्यादा पैसा पसंद है, मैंने तुम्हें गलत समझा। प्रीति ने नाक से आवाज में जवाब दिया, तुमने मुझे गलत नहीं समझा, मुझे पैसे से प्यार है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें जोर देने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम जानते हो। गर्भपात के मुद्दे के बारे में मैंने पहले ही अपनी माँ से इसकी पुष्टि कर ली है। गौरव ने सच कहा था। यह मेरी माँ थी जिसने तुम्हें गर्भपात के लिए मजबूर किया। मुझे माफ कर दो। बेशक वही थी जिसने मुझे मजबूर किया, लेकिन अगर वह नहीं भी करती तो भी मैं बच्चे को नहीं रखती। मैं तुम्हारा बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं रखती। आकाश का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। मैं तुमसे ठीक से बात कर रहा हूँ, तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले की कैसे बात करूं? आकाश, होश में आओ, हमारा पहले ही तलाक हो चुका है। क्या तुम मेरा पीछा करना बंद नहीं कर सकते? क्या तुम्हें आस्था पसंद नहीं है? तुम हमेशा उसकी रक्षा करते हो, डरते हो कि कहीं उसे चोट न लग जाए। जाओ उसे ढूंढो। क्या तुमने मुझसे तलाक उससे रहने के लिए नहीं लिया था? तुम्हारे बच्चे के लिए। हमारा तलाक हो चुका है, तुम अभी भी मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? आकाश ने उसे ठंडे तरीके से देखा, न तो उठा और न ही उसका हाथ छोड़ा। उसे यह अजीब लगा। भले ही वह उस पर लगभग पागल हो गया था, वह जाना नहीं चाहता था।
वह सुंदरता के प्रति आसक्त व्यक्ति नहीं था, फिर भी हाल ही में वह बिना किसी कारण के काम पर उसके बारे में सोच रहा था। पिछले 5 सालों की उसकी यादें उतनी गहरी और स्पष्ट नहीं हैं जितनी कि हाल ही में उसने उसे दिए छोटे 2 महीनों की हैं। क्या वह दुखों का प्रेमी है? जब वह उसके साथ आदर और कोमलता से व्यवहार करती थी, तो उसे परवाह नहीं थी। अब जब वह उसे डांटती और मारती है, तो उसे और भी ज्यादा परवाह होती है। जैसे ही वे एक दूसरे का सामना कर रहे थे, बाहर से खटखटाने की आवाज आई। प्रीति, तुमने मेरे द्वारा तैयार किया गया चिकन सूप क्यों नहीं पिया? क्या तुम्हें फिर से यह नहीं चाहिए? ये पहले ही ठंडा हो गया है। प्रीति चौंक गई और तुरंत आकाश के साथ अपना सामना रोक दिया, तुरंत कहा, जल्दी छिप जाओ। मेरी दादी तुम्हें न देखें। आकाश ने उसके घबराए हुए रूप को नीचे देखा, जानबूझकर कहा, मैं नहीं छिप रहा हूं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। प्रीति ने उसे बेचैनी से धकेला, अलमारी में छिप जाओ। जल्दी करो, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो तुम मुझे चूमो। प्रीति ने तुरंत उसके चेहरे पर चूमा, जल्दी से छिप जाओ। गाल पर चुंबन नहीं गिना जाता। प्रीति परेशान थी, लेकिन उसके पास उसके होठों को चूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या अब तुम संतुष्ट हो? ये देखकर कि उसने बात मान ली है, आकाश अलमारी में छिपने चला गया। जैसे ही वह छिपकर खत्म हुआ, डॉक्टर शकुंतला ने एक कटोरी चिकन सूप लेकर दरवाजा खोला। प्रीति, मैंने इसे तुम्हारे लिए फिर से गर्म कर दिया है। इसे जरूर खत्म कर देना, जिनसेंग के साथ भी। प्रीति पहले ही हर रोज इसका सेवन करके तंग आ चुकी थी। उसने यथासंभव स्वाभाविक रूप से शिकायत करने की कोशिश की, दादी, मैं पहले ही बहुत बेहतर हो गई हूँ। मुझे अब और पीने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, तुम्हें 1 महीने और पीना होगा, ताकि तुमने जो ऊर्जा खोई है, उसकी भरपाई हो सके। लेकिन इसका स्वाद सच में खराब है। क्या आपने इसमें बहुत ज्यादा दवा नहीं मिला दी है? भले ही इसका स्वाद खराब हो, तुम्हें इसे पीना होगा। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तुम्हारी दादी तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाएगी? ठीक है, इसे अभी यहीं छोड़ दो, मैं इसे बाद में पी लूंगी। संतुष्ट होकर डॉक्टर शकुंतला ने सिर हिलाया, कटोरा छोड़ दिया, प्रीति के बेडरूम से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। प्रीति चुपचाप सुनी, और केवल जब उसने अपनी दादी का दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी, तो उसने सांस ली, उठकर खड़ी हुई और अलमारी का दरवाजा खोला। आकाश, तुम्हें जल्दी से जाने की जरूरत है। इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, आकाश ने उसे अलमारी में खींच लिया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर अंधेरा छा गया। प्रीति अनजाने में ही कड़वाहट से मुस्कुराई। इस दबे हुए माहौल में आकाश के सामने प्रीति को बहुत असुरक्षित महसूस हो रहा था। आकाश, तुम मुझे यहाँ क्यों खींच लाए? लगता है मेरे कपड़े यहीं छूट गए हैं। प्रीति, मेरी शर्ट और सूट काफी महंगे हैं। तुमने उन्हें ऐसे ही फेंक दिया। उन्हें धो भी नहीं सकती थी मेरे लिए। तुम्हें किसने कहा था मेरी ड्रेस फाड़ने के लिए? ये तुम्हारी तरफ से मेरा हर्जाना है, मुझे कुछ भी लौटाने की जरूरत नहीं है। असल में आकाश को कपड़ों की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस उसे बोलते हुए सुनना चाहता था। अंधेरे में सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। वह उसकी बाहों में थी, बेचैन होकर निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आकाश ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह भागने में तो असफल रही, पर इसके बजाय वह उसके और भी करीब आ गई, जिससे आकाश की बेचैनी बढ़ गई। उनकी सांसें आपस में मिल रही थीं। खुद पर नियंत्रण खोकर वह झुका और उसने उसे चूम लिया। कम रोशनी के कारण वह उसके होंठों से चूक गया और उसके ठुड्डी पर चूम लिया। कोई बात नहीं, वह फिर से कोशिश कर सकता था। उसके अचानक चुंबन से हक्का बक्का प्रीति ने तुरंत उसे काट लिया। यहाँ तक कि जब उसने उसके होंठ को काटकर खून निकाल दिया, तब भी उसने उसे जाने नहीं दिया। उसके चुंबन और भी जबरदस्त और उतावले हो गए। विरोध में हारकर प्रीति के पास अब और कोई चारा नहीं था सिवाय उसकी जोर जबरदस्ती को सहने के। एक अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद आखिरकार उसने दया दिखाई और उसे छोड़ दिया। प्रीति हांफती हुई उस पर झुक गई। उसे अपनी सांस वापस लेने में काफी समय लगा। इस कोठरी में हवा नहीं है और मेरा दम घुट रहा है। क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? आकाश ने उसे पकड़ लिया और उसके माथे को चूम लिया। कोठरी की सीलिंग इतनी खराब नहीं थी, इसलिए थोड़ी हवा तो अंदर आ रही थी। यह उसके चुंबन थे जिसने उसका दम घोंट दिया था। हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगी। ठीक है। प्रीति तुरंत मान गई। नतीजे की परवाह किए बिना उसे पहले वहां से बाहर निकलना जरूरी था। अगर वह और देर तक कोठरी में रही तो शायद उसका दम ही घुट जाए। आकाश ने आखिरकार उसे छोड़ा और कोठरी का दरवाजा खोल दिया। प्रीति सबसे पहले बाहर निकली। पलंग के किनारे रखी चिकन सूप की कटोरी को देखकर वह अचानक आकाश की ओर मुस्कुराई। आकाश, मैंने तुम्हें अभी काटा। माफ करना, इसके हर्जाने के तौर पर चिकन सूप पियोगे? उसकी मुस्कान देखकर आकाश का दिल थोड़ा धड़का, लेकिन उसने रूखेपन से जवाब दिया, क्या तुम मुझे बहरा समझती हो? ये साफ है कि तुम ये सूप नहीं पीना चाहती हो और मुझे इस तरह जोर देकर इसे पीने के लिए कह रही हो। प्रीति के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अगर तुम नहीं पी रहे हो तो जाओ। इतना अच्छा सूप तुम पर बर्बाद हो जाएगा। जब मेरा गर्भपात हुआ था तो गौरव, जो तब छोटा था, वह भी मेरे लिए चिकन सूप लाया था। तुम कहाँ थे तब? क्या मेरा गर्भपात तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था? वह उसके गर्भपात के दिन उससे मिलने आया था। उसने उसकी मेज पर चिकन सूप की कटोरी देखी थी। तो वह गौरव था जो उसे लाया था। उसका गर्भपात वास्तव में उसके दिल में एक टीस बनकर रह गया था। उसने कटोरी उठाई और उसके सूप का एक घूंट लिया। फिर वह रुक गया।
कुछ देर बाद उसने उसे निगला और फीके चेहरे से पूछा, ये चिकन सूप है? हाँ, क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा है। जब हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझे जो चाय दी थी, उससे भी ज्यादा बुरा। प्रीति हैरान थी। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? तुमने मुझे जो चाय दी थी वह इतनी खराब थी कि उसे भूलना मुश्किल है। मुझे लगा था तुम मुझे जहर देना चाहती हो। उस चाय में कुछ जड़ी बूटियां मिली थीं और उसका स्वाद सचमुच अजीब था। ज्यादातर लोग तो पहले घूंट के बाद ही थूक देते हैं। तुमने उसे कैसे निगल लिया? आकाश ने उदासीनता से कहा, उस समय तुम्हारी आंखें बहुत चमकदार थीं, उम्मीद से भरी हुई थीं। मेरे पास निगलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। प्रीति उस पल कैसा महसूस कर रही थी, ये बता नहीं सकती थी। तो वह सब कुछ भूला नहीं था। उसे तो उस समय की उसकी निगाह और अभिव्यक्ति भी याद थी। शायद अंदर से वह उसकी परवाह करता था, लेकिन आस्था के लिए उसकी भावनाओं की तुलना में ये परवाह बहुत सती थी। इसीलिए जब भी कोई फैसला लेना होता था, वह हमेशा आस्था को चुनता था। आकाश ने देखा कि प्रीति का चेहरा धीरे धीरे और ठंडा होता जा रहा है। वह नहीं जानता था कि उसने फिर से क्या गलत कह दिया। अब क्या हुआ? प्रीति ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सारा चिकन सूप पी लो और इसमें जो जिनसेंग है वो भी खा लेना, ताकि मैं दादी को बता सकूं। उसे स्वाद पसंद नहीं है ना? तो वह उसे ये सब पीने के लिए मजबूर करेगी। जितना मुश्किल इसे पीना होगा, उतनी गहरी छाप पड़ेगी, है ना? तो वह उसकी याददाश्त को और मजबूत कर देगी। यहाँ तक कि अगर वह भविष्य में आस्था से शादी भी कर लेता है, तो जैसे आस्था उसे परेशान करती है, वह आस्था को भी परेशान करेगी। ये सोचते हुए प्रीति ने अपनी ठुड्डी को छुआ। वह खुद को पहले से ज्यादा बिगड़ती हुई महसूस कर रही थी। क्या उसने ये सब गौरव से सीखा है, या आकाश से? लोग, सचमुच भटकना आसान है। आकाश ने आज बिना किसी सवाल के उसकी बात मान ली। वह माथे पर शिकन डालकर चिकन सूप पी रहा था और जिनसेंग खा रहा था। पीने के बाद उसका चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया। प्रीति, तुम रोज यह नहीं पीती होगी। क्या यह इंसान के पीने लायक है? जड़ी बूटियों का तेज स्वाद, वह कड़वा और खट्टा एहसास सीधे उसके सिर पर चढ़ गया। यह उसकी इच्छाशक्ति ही थी जिसने उसे निगलने दिया। निगलने के बाद अप्रिय स्वाद के कारण उसकी आत्मा लगभग उड़ गई थी। प्रीति ने उसके सुंदर चेहरे को बिगड़ते हुए देखा और तुरंत संतुष्ट हो गई। हाँ, मैं रोज पीती हूँ। तुमने तो बस एक कटोरी पी है, शिकायत क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे गर्भवती नहीं करते, तो क्या मुझे ये रोज पीना पड़ता? ये किसकी गलती है? आकाश ने सिर हिलाया। यह मेरी गलती है, मैं पूरी तरह दोषी हूँ। लेकिन जब तुम इतना पी चुकी हो, तो भविष्य में मुझे अपने लिए इसे पीने के लिए मत कहना, खुद पीना। वह खड़ा हुआ, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। इधर आओ, सोने का समय हो गया है। प्रीति ने चुपचाप बेडसाइड टेबल के दराज से एक सुई निकाली। हम आ रही हूँ। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर अंधेरा था। अपने मोबाइल फोन की रोशनी में वह आकाश के बगल में लेट गई और यहाँ तक कि उसने पहल करके उसका हाथ भी पकड़ लिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके होगू पॉइंट को छुआ। होगू पॉइंट अंगूठे और तर्जनी के बीच के जोड़ में होता है। सामान्य एक्यूपंक्चर से दांत का दर्द, चक्कर आना, उल्टी आदि का इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर बल ज्यादा हो तो व्यक्ति उसी समय बेहोश हो सकता है। डॉक्टर से लड़ते समय उसे अभी तक उसका सामना नहीं करना पड़ा है। हम्फ। जैसे ही प्रीति सुई डालने वाली थी, उसकी कलाई पकड़ ली गई। धुंधली रोशनी में उसकी गहरी आवाज उसके कान में गूंजी, फिर से मुझे चुभाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, तो फिर तुम सुई क्यों पकड़े हो? ओह, तुम्हें सोने में दिक्कत है ना? मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। अपना हाथ ढीला करो, मैं तुम्हें कुछ चुभने दूंगी। गारंटी है कि आज रात तुम्हारी अनिद्रा का इलाज हो जाएगा। सिर्फ आज रात? क्या एक रात काफी नहीं है? तुम्हें कितनी रातें चाहिए? यह इस बारे में नहीं है कि मुझे कितनी रातें चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि तुम शायद मुझे हमेशा के लिए सुला देना चाहती हो, है ना? मुझे चुभाकर मार दो और तब मुझे सच में अनिद्रा नहीं होगी। मैं कानून का पालन करने वाली हूँ, मैं तुम्हें चुभाकर मारूंगी नहीं, नहीं तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। अब क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? आकाश ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि अपने दूसरे हाथ से चांदी की सुई छीन ली और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसने प्रीति को अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। हिलो मत। प्रीति उससे इतनी नाराज थी कि उसके दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन दोनों की ताक में बहुत ज्यादा अंतर था। सुई भी उसने ले ली थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विरोध कैसे करे। लेकिन तकिए के नीचे और सुइयां थीं। उसे सुई लेने का कोई रास्ता सोचना होगा, ताकि आकाश को दुख हो, ताकि वह भविष्य में उसे परेशान न करे। उसे बेहोश कर देना बहुत आसान होगा, उसे तड़पाना होगा। उसकी ऊपरी बांह के अंदरूनी हिस्से पर त्यानकवान पॉइंट, यहाँ पर एक्यूपंक्चर से धड़कन और सीने के दर्द का इलाज किया जा सकता है। अगर गलत तरीके से चुभाया गया, तो इससे धड़कन और सीने में दर्द हो सकता है। एक अच्छे शिकारी को धैर्य रखना पड़ता है। प्रीति उसकी बाहों में दुबक गई, चुपचाप उसके सोने का इंतजार करने लगी। उसे नहीं पता चला कि कितना समय गुजर गया जब तक उसके बगल वाले आदमी की सांसें हल्की और एक समान नहीं हो गईं। प्रीति ने उसकी बांह पर हाथ फेरा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह खुश हो गई। उसने जल्दी से तकिए के नीचे से एक सुई निकाली और जोर से उसकी बांह में चुभा दी। हालांकि दर्द से जागने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। उसकी सांस भी नहीं बदली, वह अभी भी शांति से सो रहा था। प्रीति हैरान थी, क्या उसने अंधेरे में गलत जगह चुभा दिया? वह अपना मोबाइल फोन निकालकर उसकी टॉर्च चालू किए बिना नहीं रह सकी।
गलत नहीं है, जगह त्यानकवान पॉइंट से थोड़ी हटकर हो सकती है, लेकिन इससे सीने में दर्द होना तो काफी होना चाहिए। प्रीति की नजर आकाश के सुंदर चेहरे पर पड़ी। अगर वह अभी भी सांस नहीं ले रहा होता तो वह सोचती कि वह मर चुका है, नहीं तो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती। उसने हार नहीं मानी, सुई निकाली और उसे फिर से चुभाया। उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने उसे फिर से निकाला और फिर से चुभाया। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे ही वह चौथी बार उसे चुभाने वाली थी, आकाश आखिरकार सहन नहीं कर सका और उसकी कलाई पकड़ ली। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे मधुमक्खी का छत्ता बनाने का इरादा है। प्रीति स्तब्ध रह गई। वह हैरान थी। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें चुभा रही हूं? बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बांह भी नकली है? उसका भी शब्द प्रीति को उस समय की याद दिलाता है जब उसने समुद्र तट पर उसकी टांग पर लात मारी थी। पिछली बार उसने उसे इतनी जोर से लात मारी थी और उसे तब भी दर्द महसूस नहीं हुआ था। आकाश, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंगों में कोई सनसनी नहीं है? मैंने तुम्हें इतनी बार चुभाया, तुम्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा? कौन कहता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा? मैंने सोचा था कि तुम मुझे एक बार चुभाने के बाद सो जाओगी, ये सोचकर कि तुम्हारी योजना सफल हो गई है, इसलिए मैं सहन कर रहा था। कौन जानता था कि तुम चुभाना बंद ही नहीं करोगी? तुम्हें सच में दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें अपनी सुइयों के असर के बारे में नहीं पता? मुझे तो साफ पता है, लेकिन तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे अपने हुनर पर शक होने लगा। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे फट रहा है। आखिरकार प्रीति को राहत मिली। जब तक दर्द हो रहा है। आकाश ने ठंडे चेहरे से उससे सुई ले ली, जमीन पर फेंक दी और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। अभी क्या समय हुआ है? शायद सुबह के 1:30 बजे हैं। ये वह समय है जब दिन के दौरान यिन ऊर्जा सबसे मजबूत होती है और बाहर बारिश भी हो रही है, यिन पर यिन। प्रीति कांप उठी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, इस समय बुरी आत्माएं और प्रतिशोध लेने वाली आत्माएं लोगों की जान लेने के लिए घूमती रहती हैं। अगर तुम नहीं सोओगी, तो जल्द ही एक भूत तुम पर कब्जा कर लेगा। प्रीति को अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। बोलना बंद करो। तुम्हारे मुझे इतनी बार चुभाने के कारण मैंने तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाकर बदला लेने का फैसला किया है। मैं नहीं सुन रही, ये बदला नहीं, ये तो प्रतिशोध है। एक समय की बात है, एक औरत थी जिसने किसी और से प्यार करने के कारण अपने पति को मार डाला। चुप हो जाओ। उसे मारने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए खून हर जगह बिखर गया था और उसने उसे साफ करने के लिए एक कपड़ा लिया। हालांकि रात से लेकर सुबह तक वह चाहे जितनी देर पहुंचती रही, खून साफ नहीं हो पा रहा था। प्रीति, डरी हुई और उत्सुक दोनों, ने अपनी उंगलियां कसकर भींच लीं। फिर दिन हो गया और वह अपने प्रेमी को ढूंढने बाहर गई। जब वह उसके घर पहुंची तो उसने पाया कि किसी अज्ञात कारण से उसका प्रेमी उसका पति बन गया था। डर कर उसने आखिरकार फिर से अपने पति को मार डाला और खून फिर से हर जगह बिखर गया। उसे फिर से सुबह से शाम तक पहुंचना और साफ करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह सब साफ नहीं कर पाए। अंधेरा होने के बाद वह घर जाना चाहती थी, लेकिन वह चाहे जैसे भी चली, उसे अपना रास्ता नहीं मिला। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा डराया वह ये थी कि उसका पति एक बुरी आत्मा में बदल गया था, तेज काले नाखूनों के साथ उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। उसके पास अपने प्रेमी के घर वापस भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन ये जानने के लिए कि उसने जिस आदमी को मारा था वह उसका पति नहीं बल्कि उसका प्रेमी था। और फिर उसका प्रेमी भी एक बुरी आत्मा में बदल गया, उसकी जान लेने के लिए आ रहा था। दो बुरी आत्माओं के उसे परेशान करने से उसने जल्द ही अपनी सारी आंग ऊर्जा बुरी आत्माओं को खो दी और दर्दनाक रूप से मर गई। प्रीति के दांत किटकिटा रहे थे। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम अभी मेरे पति नहीं हो, तुम बुरी आत्मा नहीं बनोगे और मैं तुम्हें अपनी आंग ऊर्जा नहीं खोऊंगी। आकाश अंधेरे में हंसा। बेशक मैं बुरी आत्मा नहीं बनूंगा। सारी बुरी आत्माएं बाहर हैं, तुम्हें अच्छे से सोना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बुरी आत्माओं को रोकूंगा, ठीक है? प्रीति उसकी बाहों में सिकुड़ गई। उसकी त्वचा की गर्मी महसूस करके उसे थोड़ा सुकून मिला। लेकिन तुमने मुझे इतना डरा दिया है कि मैं सो नहीं पा रही। तो तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम सो सको? जब तुम चले जाओगे तो मैं अच्छे से सो सकूंगी। अगर मैं चला गया तो बाहर के सभी भूत अंदर आ जाएंगे और तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। जब तुम आसपास नहीं थे तो मैं अकेली सो सकती थी और बहुत अच्छे से जी सकती थी। अगर मुझे तुम्हारी सुरक्षा पर निर्भर रहना होता तो मैं अब तक 100 बार मर चुकी होती। जब प्रीति ने अपनी बात खत्म की तो उन दोनों को उस समय की याद आई जब उसका अपहरण हुआ था। एक पल के लिए उन दोनों में से कोई नहीं बोला। आकाश ने उसे थोड़ा और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे अपने दिल में दबा लेना चाहता हो। उसे नहीं पता था कि वह हर दिन उस उदास और अंधेरे कब्रिस्तान का सपना देखता था कि उसका अपहरण हो गया है और उसे वहां बेरहमी से मार दिया गया है। वह हर दिन दिल के गहरे दर्द में जागता था। इसलिए जब प्रीति ने उसके दिल के दर्द को उकसाया तो उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे इसकी आदत हो गई थी। वह उसे चूमने के लिए झुका, लेकिन वह बच निकली। उसके दिल में एक अनजाना नुकसान का एहसास उमड़ आया, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे यह एहसास पसंद नहीं आया और उसने जबरदस्ती इसे दबा दिया। फिर उसने प्रीति की ठुड्डी पकड़ी और जोर से एक बार उसे चूम लिया। प्रीति की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि उसने उसे चूमा था, बल्कि इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने पाया कि वह अभी भी उसके चुंबन का विरोध नहीं कर सकती थी। उसे भूलना पहले से ही एक मुश्किल काम था, लेकिन वह हमेशा उसे फिर से उकसाने आ जाता था।
जब वह उसे इस तरह पकड़ता था, चूमता था, तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह उसे पसंद करता है। इस विचार से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। आकाश ने उसके ठंडे आंसू महसूस किए और फिर से उसके गालों और आंखों को चूम लिया। प्रीति, मुझे माफ कर दो। तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। तुमने सुना? आकाश ने उसे कसकर गले लगाया। रो मत, अगर कल तुम्हारी आंखें सूज गईं और तुम्हारी दादी ने देख लिया तो क्या करोगी? मैं रो नहीं रही हूँ। बस मेरी आंखों से पानी आ रहा है। प्रीति ने अपने आंसू उस पर पोंछे और एक सवाल पूछा जिसे उसने बहुत देर से रोक रखा था। तुम आस्था के साथ क्यों नहीं हो? मुझे उसके साथ क्यों होना चाहिए? जब बारिश और बिजली कड़कती है तो तुम उसके साथ होते हो, मुझे पता है। आकाश ने माथे पर शिकन डाले बिना नहीं रह सका। तुम्हें कैसे पता? जिस रात तुमने तलाक का प्रस्ताव रखा था, आस्था ने तुम्हें फोन किया था। उस समय तुम नहा रहे थे और मैंने तुम्हारे लिए फोन उठाया था। उसने कहा था कि तुम गरज चमक के दौरान उसके साथ रहते थे। आकाश को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने तलाक का जिक्र किया तो वह इतनी शांत थी। लगता है उसने पहले ही आस्था का फोन उठा लिया था और उसे पूर्वाभास हो गया था। मैं भविष्य में नहीं जाऊंगा। क्यों? कोई कारण नहीं। क्या तुम बेवफा हो? मेरे पास दिल नहीं है, क्या बदल सकता है? प्रीति सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। उसके पास सच में उसके लिए दिल नहीं है, लेकिन कम से कम वह आस्था की परवाह तो करता है ना? वह मदहोशी में सोचने लगी। थकान उस पर हावी हो रही थी। बिना सोचे समझे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। अगले दिन जब वह उठी तो आकाश कहीं नहीं था। प्रीति को नहीं पता था कि वह दरवाजे से गया या खिड़की से। वैसे भी उसने खिड़की की जाली को देखा और वह ठीक कर दी गई थी। आज का दिन उज्ज्वल और धूप वाला था। प्रीति ने नहाने के बाद उसने सबसे पहले गौरव को फोन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अभी भी घर पर है और ब्लैक मार्केट एजेंसी नहीं गया है। फिर आराम किया। नाश्ते के बाद उसने हल्का मेकअप किया और हल्के नीले रंग की सूट ड्रेस पहनी। अपनी दादी को बताने के बाद प्रीति ने पूर्वी साम्राज्य कॉप के लिए गाड़ी चलाई। आज वह दिन था जब उसे और अपूर्व को बातचीत के लिए मिलना था। वे सुबह की मीटिंग में अंतिम योजना तय करेंगे और दोपहर में अधिग्रहण स्थल पर जाकर शक्ति कॉप से प्रोजेक्ट छीन लेंगे। हालांकि जब वह अपूर्व के ऑफिस पहुंची तो उसने उसे नहीं देखा। इसके बजाय उसने एक महिला को देखा। महिला उसे देखकर हैरान लग रही थी, लेकिन उसने जल्दी से मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मेरा उपनाम कुई है, कुई शुकियान। मैं अपूर्व की दोस्त हूँ। आप कौन हैं? प्रीति ने मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया। प्रीति, मैं मुंह साहब की सहायक हूँ। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि आकाश ने उसे बताया था कि अपूर्व कोई परिवार की बेटी से शादी करने जा रहा है। क्या ये वही महिला थी जो उसके सामने खड़ी थी? आप यहाँ नई हैं, है ना? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं नई हूँ। आप बहुत सुंदर हैं, जितनी सुंदर मैंने आज तक देखी हैं। इतनी सुंदर कि एक आदमी पहली नज़र में उसे याद रखेगा। इतनी सुंदर कि एक महिला पहली नज़र में ईर्ष्या करेगी। कोई मिस ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। आप ज़रूर किसी बड़े परिवार से होंगी, है ना? आपका अंदाज आम लोगों से बहुत अलग है, जैसे टेलीविज़न पर कोई कुलीन महिला। प्रीति झूठ नहीं बोल रही थी। कोई शुकियान शायद साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ थी। उसके हर हाव भाव में आत्मविश्वास और नज़ाकत थी। कोई भी बता सकता था कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार की अच्छी तरह से पढ़ी लिखी महिला थी। उसकी तारीफों का सामना करते हुए कोई शुकियान बस मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। उसे यह पसंद नहीं था कि दूसरे उसके अंदाज की तारीफ करें, क्योंकि इसका मतलब था कि वह सुंदर नहीं थी और वे केवल उसके अंदाज की तारीफ कर सकते थे। और अपूर्व ने इतनी सुंदर सहायक को काम पर रखा है। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। क्या उसके परिवार ने यह नहीं कहा था कि उसने महिलाओं के साथ अपने सभी जटिल संबंध सुलझा लिए थे? दरअसल उसके और अभिनेत्री के बीच की अफवाहें गायब हो गईं। हालांकि वह अपने तरीके बदल रहा होगा। अब अभिनेत्रियों के साथ नहीं, बल्कि सहायकों के साथ खेल रहा होगा। ये रंगीन मिजाज लोग निश्चित रूप से अविश्वसनीय होते हैं। आकाश कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। जब वह सोच रही थी, अपूर्व जल्दी से अंदर आया। प्रीति, मैं अभी शौचालय गया था। ये कितनी अफसोस की बात है कि तुम मेरी अनुपस्थिति में आई। किसी ने तुम्हें चाय क्यों नहीं दी? सचिव वान कहाँ है? प्रीति ने जल्दी से जवाब दिया। जरूरत नहीं है, मुंह साहब। सचिव वान व्यस्त होंगे। हमें उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। कोई शुकियान के दिल में एक ठंडी मुस्कान आई। ये सुंदर महिला साफ तौर पर अपूर्व की सहायक नहीं है। किस सहायक को इस तरह का व्यवहार मिलेगा? इसके अलावा अपूर्व शायद उससे बचने के लिए शौचालय में था, लेकिन जैसे ही प्रीति आई वह तुरंत प्रकट हो गया। दोनों के बीच का रिश्ता जरूर सादा नहीं होगा। अपने दिल में मजाक के बावजूद उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। अपूर्व, ये देखकर कि तुम इतने व्यस्त हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। अपूर्व उसके जाने का इंतजार नहीं कर सका। ठीक है, मैं सचिव वान से तुम्हें छोड़ने के लिए कहता हूँ। कुई शुकियान ने सिर हिलाया। जाने से पहले वह प्रीति को एक विनम्र मुस्कान देना नहीं भूली, अंत तक दिखावा बनाए रखा। जैसे ही वह चली गई, अपूर्व ने लापरवाही से प्रीति से पूछा, तुम दोनों ने क्या बात की? कुछ खास नहीं, बस सामान्य बातचीत। कुई मिस बहुत अच्छी हैं। अपूर्व ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे कुई शुकियान अपने अनगिनत चालों और योजनाओं के साथ अच्छी हो सकती है। प्रीति के नाजुक और सुंदर चेहरे को देखकर उसे बेहद आराम महसूस हुआ। प्रीति सच में अच्छी थी।
सुंदर और बिना किसी छिपे इरादे के। जब वह उसके साथ होता था तो उसे सुकून मिलता था। कुई शुक्यान बहुत बदसूरत और बहुत चालाक थी, उससे बात करना बस असहनीय था। मुंह साहब, मीटिंग कब शुरू होगी? क्या ये 9 बजे के लिए निर्धारित नहीं थी? खैर, केवल एक ही कमी थी कि यह आश्चर्यजनक सुंदरता, प्रीति, एक वर्कहॉलिक निकली। अपूर्व केवल सिर हिला सका, बस शुरू होने वाली है। चलो कॉन्फ्रेंस रूम चलते हैं। पूरी सुबह मीटिंग में गुजर गई। प्रीति ने ज्यादा नहीं बोला क्योंकि उसकी आधिकारिक भूमिका अपूर्व की सहायक की थी। लेकिन दूसरों को सुनना उसके लिए सभी जानकारी समझने के लिए काफी था। दोपहर में उसने और अपूर्व ने एक साथ दोपहर का भोजन किया। थोड़े आराम के बाद वे वानान फाइनेंस के लिए रवाना हो गए। वानान फाइनेंस मूल रूप से एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन हाल के वर्षों में यह आर्थिक संकट से गुजर रही थी और उसकी समृद्धि कम हो गई थी। इसलिए ये शक्ति कॉर्प द्वारा अधिग्रहित होने की तलाश में थी। अप्रत्याशित रूप से पूर्वी साम्राज्य भी आज सामने आया। कॉन्फ्रेंस रूम में हर कोई हैरान रह गया। उनमें से सबसे ठंडे और अप्रसन्न चेहरे वाला आकाश था, क्योंकि उसने अपूर्व के बगल में प्रीति को देखा। फिर से। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।